All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया का चैप्टर 4 जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ्स। कहने का मतलब जो भी इकोनॉमिक ज़िंदगी है उस टाइम का, जो भी सामाजिक या है ना आर्थिक ज़िंदगी है लोगों की, है ना, और जो उनका एजुकेशन है और जो उनका रिलीजियस बिलीफ्स है उसको पढ़ेंगे। ये मोस्टली जो हमारा जो पीरियड होगा, है ना, वो होगा 800 से लेकर के 1200 AD तक का। इस टाइम पे लोगों के ज़िंदगी में आ रहे चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, कि उस टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स कैसा था। फिर पढ़ेंगे हम लोग सोसाइटी किस तरीके से चल रही थी, लोगों के कंडीशंस क्या थे, किस तरीके के जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। कास्ट सिस्टम किस तरीके का था, कैसे कास्ट यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे लोगों को कास्ट मिलता है या कास्ट का, है ना, क्या कह सकते हैं कि प्रभाव है जीवन पे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एक नया जो कास्ट यहाँ पे फेमस हो रहा है, मतलब इस टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि वो कास्ट ज़्यादा, है ना, मेंशन किया जाता है। इससे पहले ज़्यादा मेंशन नहीं हुआ। वो कास्ट है राजपूत। तो राजपूत का जो राइज है वो हम लोग देखेंगे। जो वुमेन का कंडीशन है समाज में, है ना, क्या उनको मिल रहा है, फ्रीडम कितना मिल रहा है, उस सब को देखेंगे। लोगों की ज़िंदगी का पैटर्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से जी रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि वो अपना लाइवलीहुड गुजार रहे हैं, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एजुकेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, साइंस, मैथ्स, अलग अलग टाइप के जो या लिटरेचर, इन सब में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है ना। और सबसे आखिरी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो रिलीजियस व्यूज़ हैं इस टाइम पे, या रिलीजियस, है ना, मूवमेंट्स हुए हैं, या जो भी लोगों के बिलीफ हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में अभी यहाँ पे सबसे आखिरी में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ट्रेड एंड कॉमर्स पे। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, उसमें इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो ये पीरियड है 800 से 1200 के बीच का, इस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि ट्रेड में, टाउन में, है ना, कॉमर्स में काफ़ी डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, और इसका सबूत क्या है कि बहुत कम गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स 7 से लेकर के 10th सेंचुरीज तक में देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ट्रेड कम होता जा रहा है। कई लोगों का ये मानना था कि इस टाइम पे जो भी डिक्लाइन आया ट्रेड में, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस में, टाउन्स के नंबर्स में, टाउन्स ख़त्म होते चले गए। कुछ लोग, मतलब कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं कि जो यूरोप में रोमन एम्पायर चल रहा था, है ना, उसके साथ ट्रेड था, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत हो रहा था। लेकिन क्योंकि रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया तो हमारा ट्रेड भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, जिसके बाद हम लोगों को, है ना, बहुत ज़्यादा टाउन्स का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम पे बंगाल, साउथ इंडिया, मालवा और गुजरात जो है वो अभी भी ट्रेड कर रहा था, काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहा था। ठीक है, जो रोमन एम्पायर के लेफ्ट आउट, है ना, कह सकते हैं कि एम्पायर थे, जैसे कि बाइजेंटीन एम्पायर। ठीक, इसके अलावा ईरान में नया एम्पायर था, ससैनिड एम्पायर। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है ना, उस टाइम पे जाना जाता था, इन सब के साथ इनका ट्रेड चल ही रहा है। और काफ़ी मात्रा में सिल्वर और गोल्ड जो कॉइन्स हैं वो इस रीजन में पाए जा रहे हैं, है ना, साउथ इंडिया में। इसके अलावा जो कलिंगा वाला रीजन है, अपना बंगाल वाला रीजन है, गुजरात वाला रीजन, ये जितने भी कह सकते हैं कि ट्रेड करने वाले, जो सी ट्रेड करने वाले जो इलाके हैं वो आराम से फ्लरिश कर रहे हैं। बस हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, कई सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक, जो साइज़ में छोटे हैं लेकिन अभी नए नए डेवलप हुए हैं। इसके अलावा इन स्टेट्स में क्या हो रहा है कि लोकलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है ना, कि लोकल सफिशिएंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि ट्रेड को उतना इज्जत दी नहीं जा रही है, उतना वैल्यू दिया नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है हमारी कंट्री में एकदम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है, या कह सकते हैं कि लोकलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ब्राह्मण्स का है। ब्राह्मण्स का मेजर रोल इसलिए है क्योंकि जो रूलर्स थे, है ना, वो ब्राह्मण्स को अपने यहाँ इनवाइट किए, उनको ज़मीन दी, टैक्स फ्री ज़मीन दी कि इस पे आप खेती करें, है ना, इस पे आप रहें और जो भी आपका ज्ञान है उसको फैलाएं। अब
रूलर का क्या लालच था कि क्योंकि ब्राह्मण्स आएंगे, ब्राह्मण्स को हम फ़ायदा देंगे, तो ब्राह्मण्स जो हमारा पोजीशन है उसको कंफर्म करें कि हाँ भाई ये जाति में बहुत ऊंचा है, इसको भगवान ने ही कह सकते हैं कि कहा, मतलब इसे हक दिया है कि ये रूल करे। तो वो अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे थे। अब बदले में ब्राह्मण्स को ज़मीन मिल रही थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको मतलब ब्राह्मण्स को बुलाया। तो जो ब्राह्मण थे, है ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि खेती करने वाली ज़मीन का अमाउंट बढ़ा दिया, क्योंकि जो लैंड उन्हें ग्रांट में मिली वो एक्चुअली में बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, उस पर फसल नहीं हो रहा था, बल्कि जंगल वंगल था। उसको काट छाट के उन्होंने उसे, है ना, खेती लायक ज़मीन बनाई। बाद में फिर क्योंकि उनके पास नॉलेज था तो उन्होंने कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव किया, और ये देखते देखते धीरे धीरे उन्होंने जितने भी, है ना, वो आसपास में जितने भी नोमेडिक ट्राइब्स होंगे या सेमी नोमेडिक ट्राइब्स होंगे, उन सबको जो है एग्रीकल्चर की तरफ सेटल होने में हेल्प कर दिया। कि क्योंकि इतना ज़्यादा उपज हो रहा था, तो ये देख के जो नोमेडिक लाइफ फॉर्म्स थे, है ना, वो लोग भी सेटल होने के लिए आकर्षित हो गए और धीरे धीरे वो लोग सेटल हो गए। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया कि इन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी में जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है वो करवा के हेल्प किया। धर्म जो ट्रेड का एक और कारण था कि ट्रेड डिक्लाइन कर गया, क्योंकि इस टाइम के जो धर्मशास्त्र थे वो जो है ना, ट्रेड पे, बहुत दूर के ट्रेड पे, या कह सकते हैं बहुत दूर जाने पे बैन कर रहे थे। उनका मतलब उसमें ये मेंशन किया गया है कि कोई भी जो इंसान है ना, वो उस रीजन पे नहीं जाएगा जो रीजन में मुंजा ग्रास नहीं उगता है, या जिस रीजन में गज़ेल जो है वो नहीं रोम करते हैं। गज़ेल एक जानवर है, ठीक है, वो जिस रीजन में नहीं पाई जाती है वहाँ जाना नहीं। वो वहाँ जाना कह लीजिए एक तरह से अपने आप अपना धर्म भ्रष्ट करने जैसा था, है ना, एकदम पॉल्यूटिंग कंसीडर किया जा रहा था कि अगर आप इन सब रीजन में गए, मतलब इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही मुंजा ग्रास जो है वो उग रहा था, और जो गज़ेल थी इंडिया में पाई जा रही थी, तो उनके नॉलेज के हिसाब से इससे बाहर जाना मतलब ये पाप है। और सॉल्ट सीज मतलब कहने का मतलब समुद्र को पार कर जाना, ये तो अपना धर्म भ्रष्ट करने ही जैसा है। अब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम कम्प्लीटली इस बैन की वजह से असर देखने को मिला, जबकि बहुत जो है लोग इस बैन को निगलेक्ट किए। ऑब्वियसली बहुत बड़ा पॉपुलेशन तो नहीं किया होगा, छोटा, है ना, जो हम लोग का उस टाइम का पॉपुलेशन होगा उसका छोटा सा पोर्शन इसको निगलेक्ट किया होगा, जो ट्रेडर्स का होगा स्पेशली, ठीक। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे मर्चेंट्स जो हैं साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से ट्रेड अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ कैसे पता चलता है, तो जो उस टाइम के जो लिटरेचर हैं उनमें जितना जोग्राफिकल नॉलेज दिखाया गया है, एक एक जगह का नाम लिखा गया है, ठीक है, उस जगह के लोग कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, इन सब चीज़ों का जो वर्णन किया गया उन सब किताबों में, तो इससे पता चलता है कि लोग मतलब उस टाइम पर जा रहे थे, बैन का बहुत पूरा असर नहीं था। जैसे कि एग्जाम्पल है हरिसेना ने जो, है ना, बृहत को कथा कोश लिखी थी, उसमें ये सब चीज़ों का मेंशन है, और ये उसी टाइम के पीरियड का बुक है। जो दिखाता है कि जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो अपना ट्रेड कंटिन्यूस रखे, भले ही धर्मशास्त्र ने इस पे बैन लगा दिया हो। इसका एक और हम लोगों को एग्जांपल देखने को मिलता है कि उस टाइम पे जितने भी इंडियन मर्चेंट्स ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के ट्रेड रूट में जो, है ना, वाटर्स का सफ़र करते थे समुद्र को पार करने का, इससे रिलेटेड जितने भी एडवेंचर्स थे उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़, है ना, कह सकते हैं कि लोगों के बीच कही जा रही थी ना, यही स्टोरीज़ जो है आगे चल के हम लोग देखते हैं कि सिंदबाद द सेलर, सिंदबाद जहाज़ी नाम का जो, है ना, कहानियों का एक कह सकते हैं कि कंपाइलेशन है, उसमें बदल गया। इसी से प्रभावित होकर सिंदबाद द सेलर का जितना भी स्टोरीज़ है वो लिया गया है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हमारा ट्रेड उस टाइम पे भी अच्छे से चल रहा था। इस रीजन में जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो मोस्टली जो है गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज रहते थे, है ना, अपना ग्रुप बना करके रहते थे। जो कह सकते हैं कि गिल्ड्स में जो ज़्यादा सब फेमस था वो मनीग्राम और नानादेसी, ये दो गिल्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे उस टाइम पे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जाते थे और फिर अपना ट्रेड करके वापस आते थे, बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो सेटल भी कर गए इन सब जगहों पे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, या फिर कह लीजिए कि जावा सुमात्रा जो इंडियन एशिया वाला रीजन है, कंबोडिया वाला रीजन है ना, थाईलैंड वाला रीजन है, इन सब रीजन में ट्रेड करने के लिए गए और वहाँ पे सेटल हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारे जो है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन में शादी भी कर ली, है ना। अब क्योंकि ट्रेडर्स जाते थे तो कई ट्रेडर्स के साथ साथ प्रीस्ट भी जाते थे, मॉन्क्स भी जाते थे, बुद्ध धर्म के मॉन्क्स, हिंदू धर्म के पंडित भी जाया करते थे।
है ना, इन्हीं ट्रेडर्स के साथ। अब ये लोग जाते थे तो ऑब्वियसली अगर एक पंडित एक मॉन्क कहीं जाएगा तो क्या करेगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। तो इन लोगों ने इन सब रीजन्स में बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से हम लोगों को आज भी उनके कल्चर में बुद्धिज़्म का और हिंदुज़्म का जो है बहुत ठोस सबूत देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये लोग जो गए वहाँ पे, तो हमारे इंडियंस जो गए उनका अपना कल्चर था और उस जगह का जो लोकल कल्चर था, ये दोनों मिक्स हुआ है ना। तो इन दोनों के है ना मिंगलिंग होने से एक कह सकते हैं कि नया लिटरेरी और कल्चरल फॉर्म्स वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, जो हम लोगों को बताता है कि वो जो कल्चरल फॉर्म है वो है ना यहाँ के लोगों की वजह से ही, उसी के है ना असर की वजह से वो नया फॉर्म देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे कल्चर के है ना पाए जाते हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, इसमें जो मटेरियल प्रोस्पेरिटी आया है ना, सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ आया और काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स डेवलप हुए इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, ये मोस्टली इसलिए हो पाया क्योंकि जो यहाँ से जो ट्रेडर्स और जो भी है ना प्रीस्ट्स लोग गए थे, उनके वजह से वहाँ पे जो इंडियन टेक्निक था इरिगेशन का, है ना, जो धान के फील्ड्स को, धान के खेतों को इरिगेशन, है ना, ज़्यादा वाटर पहुँचाने का जो टेक्निक था वो वहाँ अप्लाई हुआ, उन लोगों को सिखाया गया, तो बहुत ज़्यादा उपज होने लगा, जिसकी वजह से लार्ज है ना स्टेट्स डेवलप हुए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इसका श्रेय हम उस टाइम के जो इंडियन ट्रेडर्स और प्रीस्ट थे उनको देते हैं। जो जावा और सुमात्रा और इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की तरफ जाने वाला जो रीजन है, उस तरफ सेल करने के लिए, उस तरफ जाने के लिए जो सबसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पोर्ट था इंडिया का, वो था तमरालिप्ती, जिसको तमलुक भी कहा जाता है। ये बंगाल का एक पोर्ट था। यहाँ से ज़्यादातर जो है ट्रेडर जो है उधर की तरफ रवाना होने के लिए इस पोर्ट से, इस बंदरगाह से निकलते थे। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे जो उस टाइम के लिटरेरी वर्क्स हैं, चाहे इंडिया के है ना इंडियन लिटरेचर हो, या उस टाइम जिस भी कंट्री का हो, चाहे जापानीज़ हो, चाहे जावा का हो, सुमात्रा का हो, उस टाइम के जितने भी लिटरेचर्स पाए गए हैं उसमें बहुत सारे है ना इस टाइप के टर्म्स लिखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच बहुत सारा है ना कह सकते हैं कि कल्चर का या बोली का, इन सब चीज़ों का एक्सचेंज हुआ है। जैसे कि स्वर्णद्वीप हम लोग कहते थे इंडोनेशिया को, है ना, जो अरब्स थे वो कताहा को केदा कहा करते थे, हम लोग कटाहा कहते थे, और जो साउथ ईस्ट एशियन जो जावा सुमात्रा के लोग थे वो इंडिया को जम्बूद्वीप कहते थे और बंगाल को गौड़ कहते थे। तो ये सब जो टर्म्स आ रहा है, ये दिखाता है कि हम दोनों के बीच में काफ़ी बढ़िया रिलेशंस इस्टेब्लिश था। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन देता है हमारे ट्रेड को, बेहतर ट्रेड को। अब इंडियन जो पोर्ट्स थे और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो पोर्ट्स थे, ये ज़्यादा रिच इसलिए होते गए क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था ना वो एक्चुअली कहाँ से कहाँ हो रहा था, जो है ना वेस्ट एशिया का जो रीजन है और जो अफ्रीका का रीजन है, यहाँ से चाइना और चाइना है ना क्या कहते हैं चाइना से सामान इधर की तरफ आता था। अब क्योंकि ये लॉन्ग रूट पड़ता है और इस रूट पे जितने टाइम लगेंगे उस टाइम में विंड पैटर्न्स बदलते हैं, वेदर कंडीशंस बदलते हैं, तो लगातार स्ट्रेट जर्नी, मतलब चाइना से निकला और सीधा वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से सीधा है ना चाइना जाना पॉसिबल नहीं था, तो बीच में इन लोगों को रुकना पड़ता था। तो बीच में रुकने के लिए जो सबसे फेवरेबल कह सकते हैं कि जगह थे वो थे इंडियन पोर्ट्स या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के पोर्ट्स, जो कि बाद में हम लोग देखते हैं कि अरब्स इन सब चीज़ों को मतलब रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पोर्ट्स उतने ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रहते जितने अरब्स के पोर्ट्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो तमिल और कलिंगा का रीजन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मानसून आता है, ठीक है, मानसून आने से पहले का जो विंड पैटर्न होता है वो होता है नॉर्मली कह सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो उधर से आने वाले जहाज़ के लिए वो आसान है। लेकिन जैसे मानसून जा रहा होता है, मानसून चला जाता है, उसके बाद विंड पैटर्न बदल जाता है, ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, तो उधर से आ रहे जहाज़ों को लगातार है ना कंटिन्यूस चाइना तक पहुंचने में दिक्कत है, क्योंकि विंड पैटर्न बदल गया, तो उनको बीच में रुकना पड़ता था। अब इतना लॉन्ग स्टे करने से बढ़िया है कि वो सामान यहाँ लाते थे इंडिया में या दूसरे पोर्ट्स में, बीच में होल्ड करना पड़ता था उनको, और फिर वो वहाँ के मर्चेंट्स इस सामान को लेके चाइना पहुँचते थे। फिर चाइना से ऐसे ही आता था इन पोर्ट्स पे, फिर इस पोर्ट से लेकर के वेस्ट एशिया अफ्रीका के रीजन में जाके ट्रेड होता था। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? हमें हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेज प्रोवाइड किया इन सारे गुड्स के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इधर से भी पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है,
फॉरेन ट्रेड के लिए जो चाइना में जो सबसे मेन है ना बंदरगाह था वो था कैंटोन, जिसको अरब्स लोग है ना कांफू भी बोलते थे। मर्चेंट्स और जो प्रीस्ट थे ये लगातार एक दूसरे के साथ आते जाते मतलब रहते थे, और इसकी वजह से क्या होता था कि सामान का भी एक्सचेंज हो रहा है, टेक्निक्स का भी एक्सचेंज हो रहा है, एक से एक मेथड्स का एक्सचेंज हो रहा है, और ऑब्वियसली जो कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सचेंजेस हैं वो भी हो रहा है। ठीक है, जो जापानीज़ रिकॉर्ड्स हैं, जापानीज़ लिटरेचर्स में है ना, पुराने एंशंट लिटरेचर्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि जापान में जो कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था वो एक्चुअली 2 इंडियंस को उसका क्रेडिट दिया जाता है कि 2 इंडियंस वहाँ पहुँचे और कॉटन की खेती को उन लोगों कॉटन को इंट्रोड्यूस किया और कॉटन की खेती वहाँ पे करवाए, जो कि आज तक वहाँ हो रही है। ठीक है, अब जो ध्यान दीजिए कि इंडिया का जो इतना बढ़िया फॉरेन ट्रेड का ग्रोथ हो रहा है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के फेवर की वजह से हो रहा है, बल्कि इंडिया में जो नेवल ट्रेडिशन है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था इस टाइम तक। तो इंडिया बहुत स्ट्रांग नेवल ट्रेडिशन को पोजेस कर रहा था, जिसमें शिप बिल्डिंग आ रही थी, हमने उस टाइम पे शिप भी बिल्ड किए, हमारे पास स्ट्रांग नेवी थी। इस टाइम पे जो भी किंगडम्स ट्रेड कर रहे थे उनके पास स्ट्रांग नेवी थी, स्पेशली जो साउदर्न किंगडम्स हैं, ठीक है, और जो बंगाल के किंगडम्स हैं, गुजरात के किंगडम्स हैं, इन सब के पास नेवी थी। तो स्ट्रांग नेवी थी जो प्रोटेक्ट कर सकते थे मर्चेंट्स को, शिप्स को। इसके अलावा शिप बिल्डिंग था, हम लोग अच्छे अच्छे शिप्स बना रहे थे, और साथ में यहाँ के ट्रेडर्स का स्किल और एंटरप्राइज, मतलब दिमाग और बिजनेस करने की जो कला है वो यहाँ के ट्रेडर्स में बहुत अच्छी थी। इस वजह से हमारा जो ग्रोथ था ट्रेड में उस टाइम पे बहुत बढ़िया हो रहा था। अब इसका एग्जांपल कहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है, हम लोग पढ़े हैं कि जब साउदर्न किंगडम्स जो हैं वो रोमन एम्पायर से बहुत अच्छा ट्रेड करने लग गए, तो हुआ क्या कि रोमन एम्पायर जो भी सामान यहाँ से खरीदते थे तो वो सोना का सिक्का दिया करते थे रोमन एम्पायर में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रोमन एम्पायर ने बैन लगा दिया ट्रेड पे कि भाई यहाँ का सोना जो है दूसरे देश जा रहा है, तो ट्रेड बैन करो, इंडियन सामान खरीदना बैन कर दो। तो ये दिखाता कि हमारा ट्रेड कितना बढ़िया था उस टाइम पे। ठीक वैसा ही यहाँ पे हम लोगों को 13th सेंचुरी में चाइनीज़ गवर्नमेंट में भी देखने को मिला। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करता है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है गोल्ड और सिल्वर का चाइना से, है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। कोशिश किया, परमानेंट नहीं हुआ, क्योंकि सामान का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत है ना बड़ी आबादी को उससे मदद मिल रही थी। तो ऑब्वियसली बहुत मतलब परमानेंट बैन तो नहीं लग सकता था, लेकिन हाँ कोशिश बहुत की गई। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अरब्स इस चीज़ में ज़्यादा है ना आगे बढ़ जाते हैं। चाइना इस चीज़ ट्रेड को अपने ज़्यादा बढ़ा लेता है। रीज़न ये था कि जो अरब्स के जो शिप्स थे और जो चाइनीज़ शिप्स थे वो बहुत ही बड़े होते थे और फास्टर होते थे। तो जो ट्रेड रूट इंडिया के ट्रेडर्स है ना महीनों में करते, वो समझ लीजिए कि वो लोग कुछ हफ्तों में निपटा देते थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मैंने कहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टाइम को इतना शॉर्ट कर दिया, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो गया, बड़े जहाज़ होने की वजह से ज़्यादा सामान आने लग गया, तो हमारा जो है ट्रेड धीरे धीरे उस फील्ड में भी डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, ये बात की बात है, 13th सेंचुरी आने तक की बात है। ठीक है, इसके अलावा चाइनीज़ जो ट्रेडर्स थे, चाइनीज़ लोगों ने ही मैरिनर्स कंपास को इन्वेंट किया। इससे पहले लोग तारा की दिशा देख करके या हवा पैटर्न, इन सब चीज़ों को देख कर पहचानते थे कि हम सही जगह सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मैरिनर्स कंपास के इन्वेंशन हो जाने की वजह से क्या हुआ कि एकदम जो प्रिसाइज लोकेशन था वो जगहों का, वो जो ट्रेडर्स थे वो पता कर सकते थे। और जो मैरिनर्स कंपास था वो चाइनीज़ इन्वेंशन था, जो कि बाद में हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर फैला। ठीक है, इस वजह से इन कंट्रीज़ को, स्पेशली चाइना को ट्रेड में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इस टाइम के सोसाइटी के बारे में। हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पे एक स्पेशल क्लास जो है उसके पास बहुत पावर आ गया है, जिसको सामंत कहते हैं या रनक कहते हैं या रौत कहते हैं, जिसको राजपूत भी कहा जाता है बाद में, है ना। इनका जो पावर है इस क्लास का वो बढ़ रहा है इस टाइम पे। ठीक है, अब ये हैं कौन एक्चुअली में? ये हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रूलर ने राजा ने अपॉइंट किया है। इसके अलावा छोटे छोटे वो राजा जिनको हरा दिया गया और वापस उनकी टेरिटरी उनको दे दी गई अपना वेसल बना करके। ठीक है, इसके अलावा उनके सपोर्टर्स, लोकल चीफ्स, मिलिट्री चीफ्स, ठीक है, ट्राइबल और क्लैन के लीडर्स या विलेज के चीफ्स, ये सारे जो हैं है ना इस टाइम पे एक अलग ही क्लास डेवलप कर दिए हैं जिनको सामंत कहते हैं, और ये बहुत पावरफुल है।
अब आपको पता ही होगा कि अगर किसी जगह पे है ना चीफ्स के ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूडलिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चीफ्स थे ना, ये जो सामंत लोग थे, ये आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे, कंटेंट करते रहते थे, है ना, ताकि अपना पावर ज़्यादा बना पाएँ, अपनी जो अथॉरिटी है, प्रिविलेजेस हैं, उसको बढ़ा पाएँ, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, अब इनको मिलता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का परमिशन राजा की तरफ से। ठीक है, जिसको भोग कहते थे या फीफ कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और ये रूलर ग्रांट किया करता था। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रांट होता था ये टेम्पररी होता था और कभी भी रिमूव किया जा सकता था राजा के इच्छा अनुसार। लेकिन बहुत कम ही केसेस में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि राजा ने जो है ना, उसने एक किसी चीफ से उसका जो फीफ है वो छीन लिया, भोग है ना छीन लिया, उसका जो चीफडम है, जो एरिया उनको ग्रांट में दिया गया है वो छीन लिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये उन केसेस में देखने को मिलता था जब उस चीफ ने रिबेल कर दिया हो, या वो डिसलॉयल हो, या ईमानदार ना रहा हो, धोखा दे दिया हो, या नहीं तो उसके राजा के खिलाफ रिबेल कर दिया हो। तो इस वजह से उनका जो चीफडम होता था राजा के द्वारा छीन लिया जाता था, बाकी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो ऑफिसेज हैं, है ना, अब मान लीजिए कि कोई आदमी चीफ अपॉइंट किया गया, लेकिन वो बहुत अच्छे से सर्व किया, तो उसके बाद ये उसके बेटे को दे दिया जाता था, फिर बेटे के बेटे को। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेज का जो पोस्ट है ये हेरिडिटरी कंसिडर होने लगे, क्योंकि कई जनरेशन्स तक ये पास होता चला गया। इस वजह से इसको हेरिडिटरी ही माना जाने लग गया। ठीक, अब ये आप लोग को मतलब अजीब लग रहा हो कि जब रूलर के हाथ में था तो वो 5 साल में 6 साल में इसको बदल सकता था, बदला क्यों नहीं? उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि किसी से भी उसकी ज़मीन छीनना एक पाप है ना, सिन है। यहाँ तक कि जो डिफीटेड रूलर है, जिसको हरा दिया है, उससे भी उसकी ज़मीन ना छीनी जाए ना। ऑब्वियसली उसको आप सबऑर्डिनेट बना लें, अपने अधीन कर लें, लेकिन उससे ज़मीन ना छीनी जाए, ये पाप होता है। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ कि इस टाइम के जो किंगडम्स थे, है ना, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं रहा, क्योंकि सारे छोटे छोटे है ना एरियाज़ जो हैं उस पर हारे हुए, है ना, और जो अधीन हो, है ना, वैसे राजा बैठ गए। हारे हुए राजा अगर किसी किंगडम में भर जाएंगे तो ऑब्वियसली जब लड़ाई की, है ना, ज़रूरत होगी तो जो मेन रूलर है उसको बहुत ही शक्तिशाली, है ना, कह सकते हैं कि सपोर्टर्स नहीं मिल पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक, ये तो ही खैर जो कह सकते हैं कि जो उस टाइम पे धारणा थी उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब देखते हैं कि जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो पोस्ट हैं, जो है ना ऑफिसेज हैं, वो हेरिडिटरी होने की वजह से क्या हुआ कि मान लीजिए कि 4 गवर्नमेंट ऑफिस के पोस्ट थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, उनमें अगर मान लीजिए किसी एक फैमिली को दिया गया था, दूसरा किसी एक आदमी को, तीसरा किसी एक आदमी को, चौथा किसी एक आदमी को, अभी फिर इनके बेटे, फिर बेटे के बेटे। तो हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, है ना, अब वहाँ पे मोनोपोली चलने लगा इन्हीं फैमिलीज़ का सिर्फ, है ना। तो कुछ फैमिलीज़ का ही अब गवर्नमेंट ऑफिसेज पे दबदबा होने लग गया। ठीक है, और जो हेरिडिटरी चीफ्स थे, जो चीफ्स उनके मतलब उनका पोस्ट उनके बच्चे को जा रहा था, है ना, ये लोग क्या किए, गवर्नमेंट के कई सारे फंक्शंस करने स्टार्ट कर दिए जो गवर्नमेंट के होते थे, जो गवर्नमेंट करेंगे। अब क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल होते गए तो ये लोग करने लगे। ठीक है, कई सारे जो चीफ्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी अपना लिया, मतलब अब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि है ना फाइन देना, किसी ने गलत किया है तो उसको फाइन देने का हक राजा को होता था, उसको सज़ा देने का हक राजा को होता था, ये लोग खुद से करने लगे, है ना। यहाँ तक कि ये जो है अपने फॉलोअर्स को ज़मीन तक देने लगे बिना राजा को प्रायर इन्फॉर्मेशन दी। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या देना, परमिशन लेना है। ठीक, राजा से आप परमिशन ही लीजिएगा, भैया ये ज़मीन हम इसको देना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज़मीन राजा की है, आपकी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि राजा से ज़्यादा पावर यहाँ पे सामंत लोगों की है। और जब ऐसा सिस्टम, ऐसा सोसाइटी आ जाए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो इसको फ्यूडलिज्म कहते हैं, और ऐसी सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फ्यूडल सोसाइटी का जो सबसे कह सकते हैं कि मुख्य या सबसे आम जो फीचर है, जो खासियत है, कॉमन फीचर जिसको कहेंगे, वो ये है कि जो डोमिनेंट पोजीशन है सोसाइटी में, जो पावरफुल पोजीशन है, वो राजा के द्वारा नहीं हेल्ड किया जा रहा है,
है ना, ये उनके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है जिनकी ज़िंदगी जो है ज़मीन से जुड़ी हुई है ना, जो ज़मीन वो ओन करते हैं, लेकिन वो उस ज़मीन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब कहने का मतलब जो लॉर्ड्स होते हैं, जो चीफ्स होते हैं, वो अपने से तो खेती नहीं करते, बल्कि वो है ना मज़दूरों से करवा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी ज़मीन से आ रहे रेवेन्यू पे वो ऐश कर रहे हैं। तो जब ऐसा सिस्टम आ जाता है, ऐसा सोसाइटी आ जाता है, उसको फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। ये इस फ्यूडल सोसाइटी का कॉमन फीचर है, ठीक है। अब ये जो भी चीज़ अभी हम लोग देखें ये हो रहा है, इसकी वजह से क्या असर है? इसकी वजह से ये है कि जो रूलर का पोजीशन है और जो पावर है वो क्या हो रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रूलर है वो चीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर लड़ाई की बात आ गई, अगर टाइम आ गया लड़ाई का, तो वो चीफ्स पे डिपेंडेंट है कि वो अपनी फ़ौज उनको भेजें, सब मिलकर, है ना, तब लड़ाई करें। क्योंकि चीफ्स जो हैं उनमें से कई सारे चीफ जो हैं वो अपना मिलिट्री फोर्स भी रखने जा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी मिलिशिया भी रख रहे हैं, फौज भी रख रहे हैं, जो कि लड़ाई के वक्त राजा को सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब राजा की अब अपनी आर्मी नहीं है, बल्कि वो दूसरे की मदद पे जी रहा है। अब ये जो इंटरनल वीकनेस आया है ना, इसकी वजह से कई सारे जो नए नए इंडियन स्टेट्स हैं वो खोते चले गए। क्योंकि हम लोग बाद में देखते हैं कि जब टर्क्स आते हैं, जो टर्किश इन्वेडर्स आते हैं, है ना, या मान लीजिए जैसे मोहम्मद गजनी हो गया, ये सब टाइप का जो टर्किश इन्वेडर इंडिया में आता है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट है नहीं, सब छोटे छोटे स्टेट में बटे हुए हैं, हारे हुए राजा हैं, चीफ्स हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई का, ना ही उनके पास कोई वेलर है, कोई शक्ति है। अब ये जब आते हैं, जो टर्क इन्वेडर्स आते हैं, वो ऑब्वियसली मिलिट्री जनरल सब हैं, वो वॉर मतलब बहुत सारे जीते हुए हैं। तो वो जब आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स को साफ करते जाते हैं, और बाद में हम लोग देखते हैं इसी का नतीजा होता है कि इंडिया में, है ना, बहुत सालों बाद मुस्लिम डायनेस्टीज रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक तरफ की बात। अब स्मॉल स्टेट्स का असर और क्या पड़ता है? क्योंकि स्मॉल स्टेट्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेड को डिस्करेज करते हैं कि बहुत दूर दूर तक जाकर के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं ना छोटे स्टेट को मतलब मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए वो लोग ट्रेड को डिस्करेज कर देते हैं, और जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है ना, उसको इनकरेज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब गांव, है ना, जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, वो सिर्फ उतना उपजाएगा जितना उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से बड़े टाउन्स डेवलप नहीं होंगे। ये तो हो गया, है ना, एक कह सकते हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने की वजह से जो भी इंडियन बड़े बड़े स्टेट्स डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह ये उसका कारण बना। लेकिन अब जो चीफ्स डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, मतलब चीफ्स का डोमिनेशन इस्टेब्लिश हो गया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि अब छोटा छोटा रीजन है और चीफ्स खुद विलेज के जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसको देख सकते हैं। तो जो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करते थे, हम लोगों ने देखा है राष्ट्रकूटाज और फिर चोलाज के अंदर जो गांव थे वो अपने आप का गवर्नेंस खुद किया करते थे, कमेटी बना करके। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा टैंक कमेटी का एग्जांपल पढ़ा था कि टैंक कमेटी का काम था कि हर खेत में कितना पानी जाएगा ये वो मैनेज करते थे, ठीक है। वैसे ही टाइप का अब कमेटीज़ विलेज में नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे चीफ्स जो हैं, है ना, वो पावर में आ गए हैं, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में मतलब उस पर काम कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले लिए। तो विलेज सेल्फ जो गवर्नेंस है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये तो हो गया कि इंटरनल असर, जो एक्सटर्नल था कि भाई हाँ बाहरी इन्वेडर्स जीत जा रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। ये हुआ जो सारा हम लोग अभी पढ़े, ये सब नेगेटिव बात हुई कि इसका क्या नेगेटिव असर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ का नेगेटिव असर नहीं होता। तो वैसे ही, है ना, ये जो फ्यूडल सोसाइटी बना अपना इंडिया, इसमें एक फ़ायदा हुआ, वो ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्गर चीफ्स थे, अब चीफ क्योंकि स्ट्रॉन्गर थे और बहुत बड़े रीजन पे रूल नहीं कर रहे थे, तो हर अपना उनके अंदर जितना भी एरिया आ रहा था, उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग थे, किसान हो या, है ना, कह सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट मतलब काम करने वाले, जैसे कुम्हार हो गया जो मटका बना रहा होगा, है ना, इन सब टाइप के जितने भी, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स करने वाले लोग थे, आर्टिसंस थे, इन सबको अब आराम से सेफ्टी मिल रहा था, क्योंकि ये जो चीफ्स थे वो इनको, है ना, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे थे, एक तो उनके जीवन की और उनके सामानों की, ठीक है।
ये तो फ़ायदा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे चीफ जो थे, अब क्योंकि उनको बहुत बड़े रीजन में रूल नहीं करना है ना, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, छोटे रीजन पे रूल करना है, तो अपना जो भी आइडियोलॉजी है उस पर पूरा का पूरा वर्क करना है। तो बहुत सारे जो चीफ्स थे उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया कि हम कल्टीवेशन को, खेती को बढ़ाएं और उपज बढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड्स लगा सकते हैं। तो कल्टीवेशन को एक तो एक्सटेंड किया, साथ में इम्प्रूव भी किया। तो ये फ़ायदा था फ्यूडल सोसाइटी का। अब हम लोग पढ़ेंगे इस टाइम पे लोगों का क्या स्थिति है, कंडीशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है, ज्वेलरी है, मेटलर्जी है, एग्रीकल्चर है ना, इन सभी चीज़ों की क्वालिटी में है ना किसी भी तरह गिरावट नहीं आई, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बहुत हाई स्टैंडर्ड के हुआ करते थे, तो उसकी क्वालिटी में भी गिरावट नहीं आई। एग्रीकल्चर और फ्लरिश करते जा रहा है। ठीक है, जो मिनिस्टर्स थे, ऑफिशियल्स थे, या जो भी फ्यूडल चीफ्स थे, क्योंकि अब वो पावरफुल होते जा रहे हैं, उनके पास पैसा आता जा रहा है, तो अब वो काफ़ी रईसी में जी रहे हैं, स्प्लेंडर, दे आर लिविंग है ना लाइफ फुल ऑफ स्प्लेंडर, मतलब मस्त एकदम रईस बन के जी रहे हैं एकदम। ठीक, अब क्योंकि इनके पास पैसा है और इनके पास पावर भी है, तो इनमें से ज़्यादातर चीफ ने क्या किया कि जिस तरीके से किंग रह रहे हैं ना, उस पूरे तरीके को नकल कर लिया, एक बंदर की तरह, इसलिए है ना नकल कर लिया। जैसे कि एकदम बड़े बड़े महल इन्होंने बना लिए अपने लिए, जो महंगे महंगे जो फॉरेन अपैरल्स हैं, कह सकते हैं कि जो बाहर से आए हुए कपड़े हैं बनाए हुए, है ना, वो पहनने लग गए। साथ में कई सारे कॉस्टली ज्वेल्स, हीरा पन्ना, इन सब चीज़ों से बना हुआ सामान पहनने लग गए। ठीक है, जो अपना घर है उस घर में बहुत लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को रखने लग गए, ज़्यादा शादियाँ करने लग गए। इसके अलावा कई सारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स उन्होंने पालने स्टार्ट कर दिए, जो उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखे, और जब भी वो बाहर जाएं है ना, तो उनके साथ काफ़ी है ना लार्ज अमाउंट में अटेंडेंट्स हों, या कह ले सर्वेंट्स हों, जो उनके है ना बाहरी सफ़र में उनका ख्याल रखें। तो जैसे एक राजा जीता था ना, ये सारा का सारा जो ऐशो आराम था वो राजा के पास था। अब ये जितने भी चीफ्स हैं ये भी इसको अपनाने लग गए हैं। तो हम लोग देखते थे जैसे जो राजा जो होते थे वो अब एक से एक नाम अपना रख लेते थे, जैसे राजाधिराज, ठीक है, महाराज, ये सब टाइप का टाइटल अपने आगे लगाते थे। ठीक वैसे ही ये अब चीफ्स भी बहुत ऐसे है ना भारी भरकम नाम, सब भारी भरकम टाइटल सब इस्तेमाल करने लगे, जैसे महासामंताधिपति, बहुत भारी भरकम नाम, भले उसका जो रीजन हो जिस पे रूल कर रहे हो बहुत छोटा हो, लेकिन नाम बड़े बड़े। ठीक है, इसके साथ ये लोगों का अपना डेकोरेटेड अम्ब्रेला होता था। अम्ब्रेला मतलब आप लोगों ने देखा होगा, राजा जहाँ भी बैठता था उसके ऊपर बड़ा सा छाता टाइप से लगा रहता था, जिस पे एक से एक है ना वर्क किया रहता था, ज्वेल्स लगे रहते थे। तो इनका अपना डेकोरेटेड अम्ब्रेला होने लग गया। ठीक है, अपना बैनर होने लग गया, जब ये चलेंगे तो वो बैनर दिखाएगा है ना कि ये इनका काफिला जा रहा है, मान लीजिए जहाँ वो बैनर दिखेगा मतलब ये रीजन उनका है। ठीक है, तो ये लोग अपना बैनर रखने लग गए। साथ में है ना हवा झलने के लिए, पंखा झलने के लिए याक का जो पूंछ है उसको रखने लगे, ताकि मक्खी मच्छर भगाते रहें। ठीक है, मतलब जो जितना रईसी राजा का था ना सब इन्होंने किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग कर रहे थे, जो बिग मर्चेंट्स थे, जो अमीर सौदागर सब थे, वो भी इन्हीं तरीकों को नकल में उतार लिया। जैसे कि चालुक्य एम्पायर में है ना एक मिल्लानायर को क्या कहा जाता था, कोटीश्वरा कहा जाता था। जो कोटीश्वरा होते थे उनकी भी कई सारी इस टाइप की लेविश जो लाइफ स्टाइल है उसकी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। ठीक, गुजरात में दो जो सबसे ज़्यादा अमीर मर्चेंट्स थे वो थे वस्तुपाल और तेजपाल। ये मिनिस्टर्स भी थे और उस रीजन के सबसे अमीर मर्चेंट्स भी थे। ठीक है, तो इनकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि भाई किस रईसी से ये जीवन जीते थे। जो राज तरंगिनी है ना, जिसको कल्हान ने लिखा है, ठीक है, ये कश्मीर में 12th सेंचुरी में लिखा था। इसमें उन्होंने कहा है कल्हान ने कि इस टाइम पे जब ये चीफ एकदम मस्त मुर्ग मुसल्लम है ना 56 भोग खा रहे हैं, उस टाइम पे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है, उनको राइस और उत्पल शक के साथ ही संतुष्टि करना पड़ रहा है। ठीक है, उत्पल शक जो है वो एक्चुअली में एक वाइल्ड वेजिटेबल है जिसका टेस्ट बहुत कड़वा रहता था। तो लोग जंगली है ना चीज़ें खा रहे हैं जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, और जो चीफ्स हैं वो पूरा रईसी में एकदम एक से एक व्यंजन खा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितना गैप आ चुका है अमीरी और गरीबी में। ठीक,
बहुत सारे जो इनमें से जो ऑर्डिनरी पीपल है, कॉमन लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरी और लूटपाट पे उतर गए, क्योंकि ऑब्वियसली खाने के लिए नहीं रहेगा तो वो ये सब मीन्स भी करेंगे। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। अमीर और अमीर होते चले गए हैं और गरीब और गरीब होते चले गए हैं। ठीक, अब ये तो हुआ कुछ जो बात हम लोगों ने देखा कि चीफ किस तरीके से रईसी से जी रहे हैं। इसका कारण क्या था कि जो पीजेंट थे उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो होता था उनके प्रोड्यूस का 1/6 अमाउंट, वो होता था टैक्स, है ना, जो इन चीफ्स को जाएगा वो ये लोग वसूलेंगे। ठीक, लेकिन इसके अलावा कई सारे एडिशनल टैक्सेस भी ये लेते थे, जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स, मवेशी को चराने का टैक्स, ठीक है, पोखर को इस्तेमाल करने का टैक्स, ठीक है, इन सब टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे टैक्सेस वो लगाते थे। क्योंकि जो ग्रांट्स दिए जाते थे ना, बहुत सारे ग्रांट्स जो होते थे वो ग्रांटीज को ये हक देते थे कि वो कई तरह के फिक्स्ड, अनफिक्स्ड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, इन सब टाइप के जो टैक्सेस हैं वो पीजेंट्स पे लगा सकते हैं, ये उनको हक हुआ करता था। ठीक है, और कई बार तो जो पीजेंट्स होते थे इनको ज़बरदस्ती, है ना, फोर्स्ड लेबर भी करवाया जाता था, जिसको हम लोग विस्ती कहते हैं। तो मतलब सारा का सारा बर्डन जो है वो कॉमन लोगों पे ही चला गया है। कई सारे जो विलेजेस ग्रांट किए जाते थे, डोनेट किए जाते थे डोनीज को, है ना, वो गांव के में रहने वाले सारे लोग के समेत, है ना, सहित उनको दान कर दिया जाता था। वहाँ पे जितने भी आर्टिसंस काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी चरवाहे हैं, जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, मतलब किसान हैं, इन सब के साथ ज़मीन दान कर दी गई कि अब ये लोग यहाँ से हिल ही नहीं सकते, ज़मीन भी उसका हो गया और यहाँ पे करने वाले लोग भी उसके अधीन काम करेंगे। इस तरीके का भी डोनेशन हो रहा था। अब हम लोग जानते हैं कि इस तरीके का जो डोनेशन था वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता था? मिडिवल यूरोप में। हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में कि मिडिवल यूरोप में ये जो सर्फडम है ना, ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, है ना, वो प्रिवेल करता था कि ज़मीन के साथ साथ वहाँ पे काम करने वाले लोग भी रहेंगे। अब वो जगह छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर ज़मीन के साथ ज़मीन डोनेट कर दिया गया तो ये लोग हट जाएंगे भाई, तो होगा क्या कि ज़मीन का तो कोई यूज़ ही नहीं हो पाया फिर। तो इसलिए ऐसा दान किया जाता था कि ये लोग उसी जगह पर हैं, ठीक है, बस राइट, है ना, जो है वो ट्रांसफ़र हो, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। ठीक, कई सारे स्टोरीज़, एक से एक गाथाएं जो है फेमस हुई हैं। जैसे कि एक कहानी कहती है कि जो एक राजपूत चीफ है ना, वो इतना ज़्यादा क्रूर है कि वो हर चीज़ से पैसा कमा रहा है। यहाँ तक कि जो चिड़ियाँ हैं, है ना, स्पैरोज़, यहाँ तक कि जो मरी हुई चिड़ियाँ हैं उनसे, है ना, पिग के डंग से, है ना, पिग का जो वेस्ट होता है, सूअर का जो गंदगी होता है उससे, इसके अलावा लाशों को ढकने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है ना, उससे ये पैसा कमा रहा है। मतलब जहाँ उसको मौके मिल रहा है इस चीफ को हर जगह टैक्स लगा लगा के वसूल कर रहा है। अब आपको भी पता होगा यार, कोई इंसान अगर मर गया है तो उसका जो भी, उसको जिस भी कपड़े में लपेट के भेजा जा रहा है उस कपड़े से तो कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा कि हाँ भाई ये जो कपड़ा है इस पे हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लें, क्योंकि इस तरीके का जो कह सकते हैं बिजनेस होगा ना, ये इमोरल होगा, मतलब समाज इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन अब सोचिए कि एक मतलब एक जो ये चीफ है ना, ये इन सब चीज़ों से भी कमा रहा है, मतलब कितनी क्रूरता है उस टाइम पे। ठीक, कई सारे जो विलेजेस हैं है ना, वो सुनसान वीरान होते चले गए क्योंकि लोग उस जगह को छोड़ के जाने लग गए। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो सामंत सब हैं, चीफ हैं, इनकी हरकतों की वजह से, साथ में बार बार भूखमरी आ रही है, बार बार वॉर हो जा रहा है, इसकी वजह, इन सभी कारणों की वजह से बड़े बड़े गांव जो हैं वीरान होते, खंडर होते चले गए, क्योंकि लोग छोड़कर निकल गए। अपॉर्चुनिटी है नहीं, ज़्यादा लोड है, इस वजह से छोड़ के चले गए। ठीक है, वॉर्स का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि जब भी जंग होती थी ना, तो जितने भी पानी का सोर्स होता था वो ख़राब कर दिया जाता था, विलेजेस को जला दिया जाता था, एकदम पूरा एशेज बना दिया था, राख में मिला दिया जाता था। ठीक है, और जितने भी लोगों के मवेशी हुआ करते थे, ठीक है, जितने भी ग्रेन्स वो स्टोर करते थे मार्केट में, या ग्रेन जो अपना मान लीजिए पर्सनल ग्रेनरी हो, प्राइवेट ग्रेनरी हो, या मार्केट में सामूहिक ग्रेनरी हो, उसमें जो भी सामान रखा करते थे, जो भी मवेशी को पालते थे, उनको ज़बरदस्ती, है ना, लड़ाई के टाइम पे ले लिया जाता था, या तो जो इन्वेडर है वो लूट के चला जाता था। ठीक, जो मार्केट्स हुआ करते थे उनको भी जला दिया जाता था, है ना। तो ये सारा जो कोहराम है ना, शहर का शहर तबाह कर दिया जा रहा है, ये सारा जितना भी इंसिडेंट्स हो रहा है वो वॉर्स में बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से इसको नॉर्मल मानने
लग गए लोग। उस टाइम पे जो राइटर्स जो कहानियाँ लिखते थे वो इसको नॉर्मल मानने लगे, हाँ होता है तो है, ठीक है ये सब होता ही, वार में ये तो होता ही है, तो एकदम नॉर्मलाइज करने लगे। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा वार होता था, क्योंकि एक वार जो कि अभी हम लोग सुनते हैं तो कितना अजीब लगता है कि यार कितने लोग मर रहे हैं, उस टाइम पे वो नॉर्मल माना जा रहा, मतलब इतना वार हो रहा था। ठीक, अब ये जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सारा चीज़ एक्चुअली में पे कौन कर रहा है। अगर वार हो गया तो कौन किसने भुगता है? चीफ तो नहीं भुगता, वो तो अपनी जगह मस्त है ना। भुगत कौन रहा है? कॉमन मैन। तो एक सिटी का जो ग्रोथ है ना, वो किसके कंधों पे आ गया है? कॉमन मैन। और इस ग्रोथ के कारण ये जो कॉमन आम आदमी है उस टाइम पे होते थे, उनके कंधों पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ठीक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेता है, लेकिन बार बार भुखमरी भी आ रहा है ना, अपनी फैमिली को ही नहीं खिला पा रहा तो कैसे टैक्स देगा। ठीक, तो इन सब कारणों से उस टाइम पे जो कॉमन लोग थे उनका हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा था। अब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम के कास्ट सिस्टम के बारे में। तो शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं जो अपर कास्ट थे उनको प्रिविलेजेस मिलता जा रहा था, उनको कई सारे पनिशमेंट से भी है ना माफ़ कर दिया जा रहा था। इस टाइम के जो स्मृति राइटर्स थे ना, स्मृति लिखने वाले जो थे, लॉ बुक्स लिखने वाले जो लोग थे ना, वो लोग अब ये जो ब्राह्मण्स को ये जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे इसको और बढ़ा दिए है ना, 2 गुना 3 गुना, मतलब और फ़ायदा जो है ब्राह्मण्स को देने लग गए। ठीक है, और जो शूद्राज थे, जो निचली जाति के लोग थे, उनका जो सोशल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ है उनको जो जो चीज़ों से वर्जित कर दिया गया उसको और बढ़ा दिया गया। मतलब जो अपर कास्ट है मोस्टली जो ब्राह्मण्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दिया गया इस टाइम पे, और जो लोअर कास्ट थे उनसे जो भी छोटी मोटी चीज़ कह सकते हैं कि जो आज़ादी उनको मिली थी वो भी छीन ली गई। ठीक, जैसे कि एक स्मृति राइटर हैं पराशर, ठीक है, ये जो है ये कहते हैं कि जो शूद्राज हैं उनका खाना खाना, ठीक है, उनके साथ दोस्ती भी रखना या उनके साथ सेम जगह पे बैठना या उनसे शिक्षा लेना, ये सारा चीज़ अगर आप करते हैं, भले आप कितनों पवित्र इंसान हो, एक से एक पवित्र महान आदमी को भी ये सारा हरकत जो है क्या कर देगा? पल्यूट कर देगा, ठीक है, अपवित्र बना देगा। ये जो स्मृति राइटर हैं पराशर, उनका कहना। सोचिए कितना ज़्यादा नीच भावना से इस टाइम पे शूद्राज को देखा जा रहा था। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ऐसा डिस्कशन भी देखने को मिलता है जहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्या जो अछूते लोग हैं उनका जो परछाई है वो भी क्या अपवित्र कर देने वाला है। सोचिए इस पे डिस्कशन हो रहा है। बताइए, साथ में खाना पीना दूर, अगर वो उसका परछाई भी किसी पे पड़ जाए तो क्या उससे अपवित्र हो गया क्या? इस पे डिस्कशन हो रहा है। तो सोचिए कितना ज़्यादा लेवल गिर गया था। जो इंटर कास्ट मैरिजेस थे है ना, अगर 2 अलग अलग कास्ट के बीच में जो शादियाँ होती थी उसको बड़े ही हीन भाव से देखा जाता, बहुत ही नीच भाव से देखा जाता। और एक अजीब ही मतलब यहाँ पे आपको रूल देखने को मिलेगा कि ये कहा जाता था कि अगर शादी हुई तो जो बच्चा पैदा होगा उसका जो कास्ट होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन से पेरेंट का जो कास्ट है वो लोएस्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक हायर कास्ट का लड़का है और लोअर कास्ट की लड़की है, दोनों में शादी होती है, तो बच्चा का जो कास्ट होगा वो उसकी माँ पे जाएगा क्योंकि लोअर कास्ट उसकी माँ है। और अगर यहाँ देखिए माँ को प्रेफरेंस नहीं दिया गया बल्कि लोअर कास्ट को प्रेफरेंस दिया गया है। और अगर एक लोअर कास्ट का लड़का है और हायर कास्ट की है ना कह सकते हैं कि लड़की है, इनसे जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का कास्ट जो है वो माँ पे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे अब जाएगा बाप पे, क्योंकि बाप का जो कास्ट है वो लोएस्ट है ना। तो जो लोएस्ट कास्ट है वो बच्चे को दिया जा रहा है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। इसको ऐसा नहीं सोचिए कि बस नियम बनाने के हिसाब से डाल दिया गया, नहीं, इसको बहुत दूर तक सोच के डाला गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी इंसान ऑब्वियसली अपने बच्चे का जो प्रिविलेजेस उस टाइम पे सोशल प्रिविलेजेस मिल रहा है उसको ख़त्म करना तो नहीं चाहेगा। जिस वजह से क्या होगा कि उन्हें डर लगता होगा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चे का कास्ट छोटा हो जाएगा, क्योंकि या तो लड़का या तो लड़की कोई एक छोटे जाति के, क्योंकि इंटर कास्ट है। ठीक है, अब इस कारण से कोई भी जल्दी शादी करेगा ही नहीं, ये हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि उसके बच्चे का सोशल प्रिविलेजेस उनके हरकतों की वजह से जो है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत दूर का सोच के ये उस टाइम पे जो कह सकते हैं कि लॉ बुक्स थे, धर्म ने जो कानून बताया, जो स्मृति राइटर्स थे जिन्होंने स्मृति लिखे, उसमें ये सारा टाइप का बात भी लिखा। ठीक,
कई सारे जो कास्ट उस टाइम पे देखने को मिलते हैं जो मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि पॉटर्स के कास्ट हैं, वीवर्स के कास्ट हैं, लेदर मेकर्स के जो कास्ट हैं, फिशरमैन का कास्ट है, चिड़िया का जो शिकार करता है उसका कास्ट है। इस टाइप से बहुत सारे जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से एक टाइम पे जो वर्क करने वाले लोग थे, जो एक्चुअली में काम होता था, तो काम करने वाले लोगों का एक अलग ग्रुप ही बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कि सिर्फ इस कह सकते हैं कि इस टाइप के काम करने वाले को एक जाति दिया गया हो, बल्कि पूरे के पूरे है ना काम करने वाले का अगर कोई ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी है ना के नाम पे भी एक कास्ट रख दिया गया। मतलब गिल्ड्स को भी कास्ट की तरह से मेंशन करे जाने लगा, है ना, उसको भी एक जाति की तरह देखा जाने लग गया। ठीक, अब जो स्मृति राइटर्स थे ना, वो इन सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट्स जितने भी थे, जो हाथ से किए जाने वाले जितना भी इस टाइम पे कला था, है ना, जितना भी ऑक्यूपेशन था, उसको लो ऑक्यूपेशन मानने लगे। मतलब ये सब तो नीच काम है। ठीक, इसलिए इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे ना, है ना, मतलब जो समझ लीजिए कि एक ऑलरेडी जैसे ट्राइबल्स हो गए, है ना, ट्राइबल्स हो गए जैसे कि भीलाज। अब इन सब के कामों को जो है, जो ये काम कर रहे हैं, इसकी वजह से, क्योंकि काम ही इनका छोटा मान लिया गया, तो इनमें से जो और छोटा काम कर रहा है, जैसे कि साफ सफाई करने लग गया ना, तो उसको अनटचेबल ही घोषित कर दिया गया कि भाई इसको छुओ ही मत, क्योंकि ये गंदगी छू रहा है, तो इसकी वजह से हम भी पल्यूट हो जाएंगे। तो कास्ट सिस्टम उस टाइम पे कह सकते हैं कि और बुरा हो गया। 800 to 1200 के बीच में सुधरने की जगह और बुरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक नया कास्ट को यहाँ पे आते हुए। इससे पहले जो ये राजपूत कास्ट है उसका मेंशन कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि राजपूत वर्ड जो है एज अ कास्ट बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी टाइम पे राजपूत जो है एक नया कास्ट बन करके उभरा है। बहुत सारे जो राजपूत क्लैंस हैं, है ना, जो उनका जो मानना है, वो अपने जो जीनियोलॉजी है वो सोलर और लूनर डायनेस्टीज़ से बिलोंग करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम क्षत्र के, है ना, सोलर और लूनर डायनेस्टी में से एक है। कुछ क्लैन सोलर डायनेस्टी मानता है, कुछ क्या है क्लैन लूनर डायनेस्टी। आपको याद होगा कि जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर दो डायनेस्टीज़ में, दो फैमिलीज़ में बांटा गया। एक वो जो लूनर डायनेस्टी, लूनर फैमिलीज़ कहलाए, और एक वो जो सोलर। इसका एग्जांपल हम आपको समझाते हैं कि महाभारत जब हुआ ना, कि महाभारत के टाइम पे जो है क्षत्र के ना दो बहुत ज़्यादा कॉमन कह सकते हैं कि दो मेजर फैमिलीज़ थे। एक लूनर फैमिलीज़ था और एक सोलर था। जैसे कि भीष्म पितामह जो है वो लूनर फैमिली से क्षत्र के बिलोंग किया करते थे। तो अभी मतलब इस टाइम के बहुत सारे जो राजपूत क्लैंस थे ना, वो अपना जो जीनियोलॉजी, अपना जो पूर्वज है ना, इन्हीं सब में से किसी को मानते थे कि महाभारत के टाइम पे जो क्षत्र फैमिलीज थे, एक लूनर फैमिली और एक सोलर फैमिली, हम उन्हीं में से वंशज हैं। कुछ लोग सोलर के माने, कुछ लोग लूनर के माने। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे राजपूत क्लैंस हैं जो इन दोनों में से किसी पे विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज वो थे जो उस आग से निकले थे जिस आग को माउंट अबू पे लगाया गया था, जो ऋषि थे वशिष्ठ उनके द्वारा। तो माउंट अबू पे जो वशिष्ठ ऋषि ने ना आग लगाया, उससे जो जन्मे, हम उनके वंशज हैं। ठीक है, तो राजपूत सबसे पहले किनको कहा गया ये देख लेते हैं हम लोग। जो प्रतिहार थे, है ना, परमर थे, चौहान थे और सोलंकी थे, है ना, इनको सबसे पहले राजपूत क्लैंस की तरह से मेंशन किया गया है। किसमें? जो बार्डिक ट्रेडिशन है, बार्डिक कहते हैं जनरली वह जो कहानियाँ गा के आगे बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो बाद में जो बार्डिक ट्रेडिशन आया है, गा के कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, वीर गाथाएँ सुनाई जा रही हैं, उसमें पहली बार जो है जो राजपूत कहा गया वो प्रतिहार जो परमार हैं, चौहान्स हैं, सोलंकीज हैं, उनको राजपूत का क्लैन बताया गया। अभी तक तो हमने वो बात की जो राजपूत क्लैंस अपना क्लेम करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे जो स्कॉलर्स मानते हैं। ठीक है, कई सारे स्कॉलर्स का ये यकीन है, ये मानना है कि जो सीथियंस या जो हुनाज आए थे, है ना, इंडिया में इन्वेड करके जो ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट का हमारा, उस पर ऑक्यूपाई करके वहाँ पे अपना
है ना ग्रोथ करने लगे, वहाँ पे सेटल हो गए और धीरे धीरे क्या किया, यहाँ का धर्म, यहाँ का कल्चर को अपना लिया। तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं, ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये इन्हीं सीथियंस और हुनास के डिसेंडेंट हैं, बच्चे हैं, ठीक है। और है ना जो बचे कुचे हैं वो यहीं के इंडिया के ही जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं, उन्हीं में से कुछ जो है लड़ाई है ना करके लड़ाई में इन्वॉल्व हो के अपने आप को राजपूत में जोड़ दिया है, ठीक है। आपको पता होगा हुनाज और सीथियंस जो हैं वो किंग हर्षवर्धन के बाद ही आए थे, जो यहाँ पे सेटल हो गए। तो इनके वंशज उनको मतलब राजपूत को माना जाता है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है, जितने भी रूलिंग फैमिलीज़ हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो राजा हैं, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर एक अलग ही कास्ट दे दिया गया जिसको राजपुत्र कहा गया या राजपूत कहा गया। इस तरीके से राजपूत टर्म का यहाँ पे वर्णन हुआ, ठीक है। और ये जो राजपूत थे, क्योंकि वो सारे रूलिंग क्लास को ही कह दिया गया, तो इनका एक अलग ही वर्ण, अलग वर्ण नहीं कह सकते हैं, 4 वर्ण में जो क्षत्रिय वर्ण था उसमें राजपूत को डाल दिया गया कि राजपूत जो है एक्चुअली एक क्षत्र वर्ण से ही बिलोंग करने वाला कास्ट है, ठीक। हम लोग देखते हैं कई बार जो कास्ट है वो उतना रिजिड नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि अगर एक ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, ठीक है, या ये इस टाइप के काम करने वाले लोग क्षत्र में आएंगे या ब्राह्मण में आएंगे ना। तो हम लोग देखते हैं कई बार ये जो रूल्स है ना, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये उतना रिजिड नहीं है जितना यकीन किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलता है जहाँ जो कुछ लोग हों या लोगों के ग्रुप हों, उनका जो कास्ट है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, वर्ण स्केल पे। अब ये कैसे, जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं कि चलिए जो जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, शूद्र हो गए, है ना, या और छोटे छोटे कास्ट के लोग जो रॉयल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, जो राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, उन सबको मिला करके कायस्थ कह दिया गया। और हम लोग देखते हैं कई सालों बाद, मतलब 50, 60, सैकड़ों साल बाद जो है ये जो कायस्थ है ये एक नया अलग कास्ट बन गया। बताइए, कायस्थ एक टर्म है, जैसे मान लीजिए राजा के अंदर काम करने वाले लोगों को कायस्थ कह दिया गया, वो अलग अलग जाति से बिलोंग करते होंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कई सालों बाद ये है ना काम करने वाला एक अलग कास्ट ही दे दिया गया कायस्थ का। तो हुआ क्या यहाँ पे जो ब्राह्मण काम कर रहे थे राजा के दरबार में, अब वो कायस्थ कहलाने लगे, जो ब्राह्मण से ऑब्वियसली निचला कह सकते हैं कि वर्ण स्केल पे लेवल है उनका। और इनमें से जो मान लीजिए छोटे मोटे जाति के होंगे, अब उनको कास्ट में डाल दिया गया, कायस्थ में। तो हुआ क्या कि उनका जो है कास्ट का जो लेवल है वो वर्ण स्केल पे बढ़ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कई बार ये बहुत मुश्किल होता था कि किसी नए कास्ट को क्लासिफाई करना वर्ण स्केल पे कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्या है, ठीक है। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म बढ़ता चला गया, इसने कई सारे जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, उनको भी अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। बहुत सारे जैन के मेंबर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। और कई सारे जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे, जंगल में रहा कर रहे थे, समझ लीजिए एक तरह से। ट्राइब्स कहने का मतलब ज़रूरी नहीं जो जंगल में रहे, जो नॉर्मली एक छोटा सा एरिया पे है ना साथ मिलके कई सारी फैमिलीज रह रहे हैं, वो ट्राइब्स कहलाते हैं। तो यहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनको भी, यहाँ तक कि जो बाहर से आए जैसे हुनाज और सिथियंस, उनको भी हिंदुइज्म ने अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, मिला लिया। अब ये जो नए नए सेक्शंस आए, ये पुराने सिस्टम पे तो नहीं बैठेंगे, तो इन सबको नए कास्ट दे दिया गया या सब कास्ट दे दिया गया, और फिर उनको वर्ण स्केल पे डिफाइन कर दिया गया कि आप क्या हैं, ठीक है। मोस्टली वैश्याज में डाला गया, बहुत जो रूलर्स क्लास था उसको क्षत्रिय में डाल दिया गया, ठीक। अब ये तो हिंदुइज्म को अडॉप्ट किए, लेकिन साथ साथ वो अपना जो कस्टम था उसको भी मानते थे, ठीक है। जो रिचुअल्स थे मैरिज के उसको भी मानते थे, जो सेरेमनीज़ के रिचुअल्स है उसको भी मानते थे, ठीक है। और यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि कुछ जो ट्राइब्स जो कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए, वो अभी भी अपने ट्राइबल गॉड्स को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, गॉडेसेस को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, ठीक है। ये जो नए नए कास्ट्स आए, इसकी वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ तक कि रिलीजन भी है, उसको भी समझना कॉम्प्लेक्स हो गया कि एक्चुअली में किसको कौन सा रिलीजन दिया गया, क्योंकि बहुत सारे
कन्वर्जन्स हुए और बहुत सारा जो है बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के लोग हैं वो मिक्स होते गए, तो उन सबको कास्ट देना बहुत मुश्किल हुआ, तो कई सारे कास्ट में बट गए हैं, ठीक है। फिर सब कास्ट्स हैं, तो इसकी वजह से सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसको समझना कॉम्प्लेक्स हो गया, किसी सोसाइटी का धर्म समझना यहाँ इंडिया में वो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम लोग पढ़ें कि इस टाइम पे सोसाइटी में वुमेन का क्या स्टेटस था, ठीक है। वुमेन को अभी भी जो है वो मेंटली इन्फीरियर ही माना जा रहा है कि मर्द से कम बुद्धि है इनके पास, ठीक है। इसलिए उनको काम दे दिया गया कि इनका काम मेन है हस्बैंड को ओबे करना, हस्बैंड जो भी कहता है उसको ब्लाइंडली सुने, ठीक है। उसको पर्सनल सर्विसेज दें, ठीक है, मसाज करना, शैम्पू करना, बदन हाथ दबा देना, और जो ऑब्वियसली जो हस्बैंड वाइफ का जो भी पर्सनल है ना रिलेशन है उसमें जो भी वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं मर्द को वो करें, ठीक है। इसके अलावा जो छोटा छोटा काम सब है ना, कपड़े धो देना, ये जो सर्वेंट सब का काम है वो भी ये करें, ठीक है। तो सर्वेंट्स को जो काम से जो काम करवाया जाता है वो भी एक वाइफ का काम है अपने पति के प्रति। अब इतना सब कुछ तो लिखा, तो साथ में एक कंडीशन भी लगा दिया गया उस टाइम पे कि हाँ ठीक है वुमेन ये सब चीज़ करेंगे, लेकिन मर्द का जो है ये हक बनता है कि मर्द जो है वो सही रास्ता चुने, ठीक है। अपनी बीवी से जलना, अपनी बीवी से नफ़रत करना, ठीक है, तो अपनी बीवी से अगर नफरत कर रहा है तो ये ना करे, उससे आज़ाद हो जाए। कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें औरतों पे फिक्स तब होती हैं जब मर्द जो है सही तरीके से काम कर रहा हो। अब इस चीज़ को हम लोग इक्वलिटी के रूप में नहीं देखेंगे, ये कॉम्पनसेशन है एक तरह से कि हाँ भाई उनको हम इन्फीरियर बोल दिए हैं तो चलो थोड़ा सा ना ये चीज़ उनको बोल दें कि हाँ मर्द को भी ये काम दिया जा रहा है, तो ये कॉम्पनसेशन है, ना कि फ्रीडम है, ना ही इक्वलिटी वाली बात हो रही है, ठीक है। मत्स्य पुराण में ये कहा जाता है कि मत्स्य पुराण इस चीज़ को अथॉरिटी देता है हस्बैंड को कि अगर उसकी वाइफ जो है वो गलत कर रही है, ठीक है, तो उसको कोरे से और जो बम्बू की छड़ी उससे मारे। कोरा कहने का मतलब वो मोटा तगड़ा नहीं, पतला छोटा, मतलब मारने का इजाज़त है कि अपनी जो वाइफ है अगर वो गलती कर रही है तो उसको हस्बैंड मार सकता है, ये मत्स्य पुराण में कहा गया है, ठीक है। अभी भी जो है वुमेन को जो है इस जो वेदा है उसको पढ़ने का हक नहीं दिया गया कि वुमेन जो है वेदास से दूर रहेंगी, रिलीजियस बुक से दूर रहेंगी। वुमेन का जो मैरिजेबल एज है कि कब वो शादी करेंगी है ना, इसका भी जो कह सकते हैं कि एज है वो घटा दिया गया, ठीक। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि घटा देने से क्या हुआ, ज़्यादा एज तक वो लड़कियां अपने घर पे रहेंगी नहीं, तो उनको हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता है घर पे बेटियां जो होती हैं वो काम करें ना करें, उनको कम से कम इतनी आज़ादी उतना टाइम तो मिल जाता है कि वो पढ़ लें। लेकिन जैसे ही वो ससुराल चले जाएंगी बहुत सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, तो पढ़ना पढ़ाना तो गया काम है ना, निकल लिया। तो हायर एजुकेशन ना मिले तो इसका कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए शादी ही कम एज में करा दे रहे हैं, तो शादी कराने के एज को कम कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ऐसा कई एक्सेप्शन भी देखने को मिला है कि जहाँ पे कई सारी जो कोर्ट में काम करने वाली लेडीज़ हैं ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे संस्कृत और प्रकृत में वर्सेस को कंपोज किया है। तो अब ये ऐसा नहीं कि ये नहीं दिखा था कि औरतों को आज़ादी थी, बल्कि वो उनका सिस्टम है, मतलब हो सकती है उनकी फैमिली ने उसे सपोर्ट कर दिया, इक्का दुक्का उस टाइम पे होगा, ठीक है, या नहीं तो वो इतना ज़्यादा अच्छी होंगी कि उसको मना नहीं किया जा सका इन सब चीज़ों से, ठीक, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर रिप्लेस करने के लिए कोई मर्द उनसे बेटर होता तो ऑब्वियसली कर दिया गया होता, ठीक है। तो हम लोगों को एक्सेप्शंस भी देखने को मिल रहा है। जो प्रिंसेस हुआ करती थी है ना, जो राजकुमारियाँ हुआ करती थी, ठीक है, इसके अलावा जो मंत्री सब हो गए, हाई ऑफिशियल्स हो गए, उनकी बेटियाँ, ठीक है, कोर्ट में काम कर रहे दरबारी जितने भी कर्टेशंस होंगे है ना, दरबार में काम कर रहे दरबारी, यहाँ तक कि जो कॉन्क्यूबाइंस होंगी जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं रूलर्स को, ठीक है, एक कोर्ट में डांस नृत्य ये सब करना समझ लीजिए, इन सब की बेटियों में भी हाई स्किल्स होना चाहिए, इन सबको हाई स्किल्स मिलना चाहिए, वो भी किस चीज़ का, फाइन आर्ट का, ठीक है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, पोइट्री, ये सब का हाई लेवल का स्किल इनको होना चाहिए। इनके लिए एजुकेशन यही था, ठीक वो भी कॉमन औरतें हैं उनके लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की बेटियों के लिए, ठीक, ताकि उनको राइटफुल जो है हस्बैंड मिल सके, ज़्यादा मैच करने वाला हस्बैंड मिल सके, ज़्यादा अमीर या ज़्यादा ज़मीन ओन करने वाला, क्योंकि उनमें ये सब टैलेंट है।
जो स्मृति राइटर्स हैं ना इस टाइम के, वो कहते हैं कि फादर्स को अपनी बेटी को शादी में करा देना चाहिए था 6 से लेकर के 8 एज तक में, या नहीं तो 8वीं से लेकर के, ठीक है, पुबर्टी अटेन करने तक में शादी करा देना। ये स्मृति जो है बाप सब जितने भी फादर्स हैं उनको जिम्मेदारी दे रही है ना। रीमैरिज सारे कंडीशंस में अलाउड नहीं था, कुछ कंडीशंस में, है ना, सर्टेन कंडीशंस में रीमैरिज को अलाउ किया गया, जैसे हस्बैंड ने छोड़ दिया हो, ठीक है, यानी तो समझ लीजिए कि छोड़ दिया हो, यानी तो मान लीजिए कहीं गया और 4-5 साल हो गया, इसका कोई खबर ही नहीं कि मरा है जिंदा है, तो इस केस में भी वापस नहीं आया, तो इस केस में भी या छोड़ दिया गया हो, हस्बैंड ने छोड़ दिया हो, या हस्बैंड मर गया हो, या वो सन्यासी बन गया हो, या वो इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब जो पारिवारिक सुख ना दे सके, है ना, जो बच्चे पैदा ना कर सके, जो वैवाहिक जीवन में सुख ना दे सके, नहीं, तो वैसे मर्द को इम्पोर्टेंट कहते हैं, ठीक। या नहीं तो उसे निकाला कर, मतलब निकाल दिया हो, कास्ट से, समाज से निकाल दिया गया हो। इन सब केसेस में, है ना, जो औरत है उसको शादी करना, दोबारा शादी करना अलाउ किया गया था। जितनी भी औरतें हैं उन पे किसी भी तरह का विश्वास नहीं किया जा रहा था, उनको एकदम अलग रखा जा रहा था। अलग कहने का मतलब सारे फैसलों से, अगर घर का कोई फैसला है वो मर्द लेगा, बाहर का कोई फैसला है वो मर्द लेगा, औरत को इन सब चीज़ों से दूर रखा जा रहा था, क्योंकि उस पर ट्रस्ट ही नहीं था कि वो अच्छा फैसला लेगी या उस पर कोई जिम्मेदारी देंगे तो ठीक करेगी, ठीक। तो औरतों की जो लाइफ थी ना, वो उनके मेल रिलेशंस कंट्रोल कर रहे थे। पहले फादर कंट्रोल कर रहे थे, है ना, और जो एल्डर ब्रदर्स होंगे या यहाँ तक कि यंगर ब्रदर भी कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। हस्बैंड, है ना, शादी के बाद हस्बैंड और जो बेटा है वो बताएगा माँ को कि आपको किस तरीके से बिहेव करना समाज में, आप ज़्यादा बोले नहीं इन सब मामलों में, ये सब टाइप से। मतलब खुद का पैदा किया हुआ बेटा भी कंट्रोल कर रहा है लाइफ को, मतलब वुमेन का इतना ज़्यादा स्टेटस कम था, ठीक। लेकिन ये कहा जाता है कि घर में उनकी बड़ी इज्जत है ना, उनको एक माँ का रोल घर में बहुत ज़्यादा है, एक बहन का घर में रोल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उनको इज्जत दिया जा रहा था, उनको बहुत ज़्यादा ही ऑनर दिया जा रहा था। लेकिन इससे क्या फ़ायदा, ठीक है, ये सही मायने में उनको इज्जत देना थोड़ी हुआ। अगर मान लीजिए घर का कोई फैसला उसमें बोल दी तो नहीं आपको तो अकल ही नहीं, दिस दैट कह देना, लेकिन आप बहुत पूजनीय हैं क्योंकि हमको पैदा किए, तो ये क्या तरीका है इज्जत देने का, ठीक है। अगर मान लीजिए एक हस्बैंड छोड़ दिया, ठीक है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दिया, है ना, अगर वो गिल्टी है, उसकी बीवी गलत भी है किसी कारणवश, है ना, किसने किसी कह सकते हैं कि बड़ी गलती कर दी है उसकी वाइफ ने, है ना, इस केस में भी अगर हस्बैंड छोड़ देता है तो उसको, है ना, पैसा देना पड़ेगा उसके जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। मतलब गलत की, ठीक है, आपने अगर कह सकते हैं कि रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन वो आपकी अभी वाइफ है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेनेंस खर्च देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये हुआ कि आप उसको, है ना, पाल रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, तो वुमेन का थोड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि इज्जत किया गया। लेकिन इसको भी इस तरीके से मत देखें कि वुमेन का इज्जत है। एक्चुअली अगर मान लीजिए किसी समाज में कोई एक रिस्पेक्टेड आदमी है, एक आदमी है ना, ठीक है, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी बीवी इधर उधर पैसे के लिए काम ना करे, तो अगर वो काम करेगी तो इसका इज्जत लूटेगा, इसका इज्जत बर्बाद होगा। तो मर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए ये नियम को डाला कि भाई अगर हमने उसे छोड़ भी दिया है तो उसका खर्चा हम पूरा करते रहें, ताकि वो इधर उधर जाए नहीं, जिसकी वजह से मेरी इज्जत, है ना, ख़राब ना हो। तो ये एक्चुअली में देखिए तो ये बात जो है ये वुमेन के लिए बहुत सही नहीं है। हालांकि देना, अगर उसको कह सकते हैं कि जैसे कि आजकल के टाइम में हम लोग देखते हैं कि अगर वाइफ को छोड़ देगी और वाइफ नहीं उस लायक ही कमा सके तो उसको खर्चा देना पड़ता है, बच्चे हैं तो उसका पालने का खर्चा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इक्वल राइट्स की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। वहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे मर्द अपना ही इज्जत बचा रहा था, ठीक है। तो ये सब तो बात हो गई कि उन लोगों का स्टेटस कितना नीचे हुआ। अब बात करते हैं कि उनको क्या क्या स्टेटस मिला हुआ था। शुरू में तो कुछ नहीं था, जैसे ही फ्यूडल सोसाइटी आया, ठीक है, फ्यूडलिज्म यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता चला गया, अपना जो पकड़ है वो मजबूत कर लिया समाज पे। तो अब क्योंकि फ्यूडल सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि चीफ्स के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कंसेप्ट जो हो गया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हो गया कि कोई फैमिली के पास कितना प्रॉपर्टी है।
इस वजह से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी फैमिली में बेटा नहीं हुआ तो क्या उसका कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा? तो नहीं, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन लोगों को ये नियम है ना डालना पड़ा होगा कि ठीक है, जिसको बेटा नहीं है वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे सकता है। तो प्रॉपर्टी का ओन करने का राइट्स फीमेल को फ्यूडलिज्म की वजह से मिल गया। ठीक है, उनको जो है इनहेरिट करने का प्रॉपर्टी अपने मेल रिलेशन से, है ना, इसका जो राइट था वो उनको मिल गया, ये फ्यूडलिज्म की वजह से, ताकि फैमिली का प्रॉपर्टी फैमिली में ही रह जाए। ठीक है, जो सती का प्रैक्टिस है, हस्बैंड मर गया तो साथ में, है ना, हस्बैंड के साथ उसको भी जला देना, ये ऑब्लिगेटरी था। ठीक है, आपको करना ही करना है। ये कुछ राइटर्स ऐसा कहते थे, सारे नहीं। बहुत सारे राइटर्स इसको गलत कहते थे और बहुत सारे राइटर्स ये कहते थे कि ये उस औरत की मर्जी है ना, उनका ऑप्शन है। अगर वो चाहें तो वो हस्बैंड के साथ मर जाएं, नहीं चाहें तो अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन है ना, ये कह सकते हैं कि सभी ने मिलके इसको ऑब्लिगेटरी नहीं बना दिया कि हाँ करना ही करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ लिविंग को, कि इस टाइम पे जो लोग जी रहे थे वो किस तरीके के जीवन को जी रहे थे। ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल ड्रेस था मेन और वुमेन का, मेन का जो नॉर्मल ड्रेस था वो धोती था इस टाइम पे, और वुमेन के लिए साड़ी था। नॉर्थ इंडिया में जो है इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग कोट्स, लंबे लंबे कोट, ट्राउज़र्स, शूज़, ये सब इंट्रोड्यूस हो चुके थे, और अपर क्लास वाले लोग जो मर्द थे वो ये सब पहन रहे थे। ठीक, कॉमन लोग जो है वो अभी भी ऊपर में जैकेट पहन रहे थे, और जो फीमेल हैं वो अभी भी ऊपर में ब्लाउज पहन रही थी, बाकी धोती और साड़ी नीचे तो था ही। ठीक, ठंडी के टाइम में वुलन ब्लैंकेट यूज़ किए जा रहे थे, और जो कॉटन था वो सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला, है ना, फैब्रिक था। लेकिन अपर क्लास जो है कॉटन के अलावा वो सिल्क का भी बना हुआ कपड़ा पहन रहे थे, और फाइन मसलिन, जो मसलिन कह सकते हैं क्लोथ है, वो भी वो पहन रहे थे, क्योंकि रईस थे तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ अफोर्ड कर सकते थे। कॉमन मैन के लिए अभी भी कॉटन क्लोथ्स ही था। ठीक, इन सब चीज़ के अलावा जो मर्द थे और जो औरत थे इस टाइम के, उनको, है ना, आभूषण पहनने का, ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था। तो वो गोल्ड से बने हुए ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स, ये सब पहनते थे, और है ना, यहाँ तक कि जो जेम स्टोन्स थे, जो पत्थर होते हैं, जैसे कि कीमती पत्थर होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से बने हुए ज्वेलरी को भी मर्द औरत दोनों एकदम सही तरीके से पहन रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत पहन रही, मर्द भी पहन रहा है इस टाइम पे। तो जो चाइनीज़ राइटर थे, है ना, शॉ जुक्वा, ठीक है, ये मतलब लिखे हैं कि जो मेन और वुमेन हैं इस टाइम के इंडिया के, वो डबल ईयररिंग्स पहन रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही फिट कपड़े पहन रहे हैं, सर पे उनके हुडी है, ठीक, और पैर में अलग अलग कलर के, लेकिन मोस्टली लाल कलर के जूते का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, ये पहन रहे हैं। वैसे ही मार्को पोलो जो है वो जब कह सकते हैं कि इंडिया विज़िट करने आए, वो मालाबार में देखे कि जो मर्द और औरत है मालाबार के, वो लॉइन क्लॉथ पहन रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉइन के ही बने हुए कपड़े पहन रहे हैं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। राजा भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी लॉइन का ही क्लॉथ पहन रहा है। ठीक है, और यही कंडीशंस उन्होंने किलोन में भी देखा। ठीक, तो जो साउथ इंडिया उसके जो राजा है ना, वो बहुत ज़्यादा ही ज्वेलरी पहनने के शौकीन हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्डन हैट वो लोग पहन रहे हैं। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे, है ना, हीरे मोती जड़े हुए हैं। ठीक है, कई सारे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इसके अलावा गोल्डन आर्मलेट्स हैं, एंकलेट्स हैं, है ना, आर्म्स पे और पैर में सोना का बना हुआ कड़ा पहन रहे हैं। तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया के लोग आभूषण को लेकर के कितने शौकीन रहते हैं, कितना ज़्यादा आभूषण पहनते हैं वो लोग। तो उस टाइम पे भी वहाँ के लोग के बारे में का मतलब बुक में लिखा हुआ कि आभूषण के बहुत बड़े शौकीन थे। ठीक, खाने में वेजिटेरियनिज़म जो था वो सबसे ज़्यादा था। कहने का मतलब उस टाइम के ज़्यादातर लोग जो थे वो शाकाहारी थे। लेकिन बहुत सारा जो स्मृति है, ठीक है, और जो स्मृति राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी स्मृति में ये बहुत सारा ऐसा ओकेजन्स को भी लिखा है कि जब मीट को कंज्यूम करना, ठीक है, लॉफुल है, मतलब पाप नहीं है। ठीक है, अब इन कंडीशंस पे क्या क्या खाया जा सकता है? पीकॉक, ठीक है, हॉर्स, वाइल्ड एस, वाइल्ड कॉक,
ठीक है, और जो वाइल्ड पिग है इन सबको भी खाने की इजाज़त दे दी गई। मोर, घोड़ा, गधा, ठीक है, मुर्गा, जंगली सुअर, ये सबको भी खाने की इजाज़त किन किन ओकेजन्स पे है वो स्मृति राइटर्स ने अपने बुक में लिख दी। कई बुक्स में है ना कई सारे रेफरेंसेस हैं वाइन ड्रिंकिंग के, कहने का मतलब लोग उस टाइम पे शराब पी रहे थे। ठीक, यहाँ तक कि जो राजा के साथ जो समझ लीजिए जितने भी सर्वेंट्स हैं उनमें जो विमेन हैं उनको भी कहा गया कि है वो भी जो है उस टाइम पे वाइन पी रही हैं। मतलब शराब जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा मना नहीं किया गया, बहुत नीच भावना से उसको देखा नहीं गया। हाँ, लेकिन कुछ स्मृति राइटर्स जो हैं वो शराब का खपत करने में है ना करने के लिए जो 3 अपर क्लासेस हैं उसको फॉरबिड कर दिया, उसको मना कर दिया कि आप तीनों जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, है ना, और वैश्य हो गए, इनको मना कर दिया कि आप लोग नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है ना ये अपर क्लासेस हैं, यही जो हैं वो धर्म को बढ़ाएंगे, कुछ राज करेगा, कोई ज्ञान लेगा, ठीक है, कोई बिजनेस करके स्टेट को सपोर्ट करेगा। तो इनको जो है वाइन का कंजम्पशन मना कर दिया कुछ स्मृति राइटर्स ने, लेकिन कुछ जो हैं वो बाकी 2 को आज़ाद कर दिया। इन 3 में से ब्राह्मण्स को उन्होंने मना किया। ठीक है, तो कुछ राइटर्स तीनों को मना कर रहे हैं, कुछ राइटर्स सिर्फ ब्राह्मण्स को मना कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि दोनों केसेस में ब्राह्मण्स को मना ही है, ठीक है, वाइन को कंज्यूम करना, शराब को या किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ को कंज्यूम करना मना, ठीक है। इस टाइम के लोग बहुत शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा मेला देख रहे हैं, मेला लगता है, ठीक है, त्यौहार मनाए जाते हैं, गार्डन्स का ट्रिप लगता है, कह लीजिए कि घूमना फिरना गार्डन्स में, ठीक है, स्विमिंग पार्टीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा कह सकते हैं कि इस टाइम के लोग फन लविंग हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही लोगों के बीच पॉपुलर है। ठीक, कई सारे जानवरों की लड़ाई भी देखना उनको पसंद आ रहा है, उसके ऊपर सट्टा लगाना, ये सब भी वो कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को कह सकते हैं कि काफ़ी जो है इंटरटेनिंग लाइफ देखने का मिल रहा है। ठीक, अपर क्लासेज है, ये तो हो गया कि कॉमन लोगों का ये सारा शौकीन है, वो ये ऐसी चीज़ करेंगे और ये चीज़ खेलेंगे। ठीक, लेकिन जो अपर क्लासेज हैं वो अपना टाइम पास के लिए डाइसिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं और इंडियन पोलो खेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पोलो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, तो रॉयल जो लोग हैं, जो शाही लोग हैं, वो ये सब चीज़ कर रहे हैं। कॉमन लोग झूला झूल रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, ठीक है, गार्डन घूम रहे हैं, स्विमिंग पार्टीज कर रहे हैं, ये सब टाइप का कॉमन लोगों के लिए, और जो अमीर लोग थे उनके लिए हंटिंग, इंडियन पोलो, ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन, साइंस एंड लर्निंग। ठीक है, इस टाइम पे मास एजुकेशन का कोई भी आइडिया नहीं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि सबको पढ़ाने का धुन सवार के अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, तो मास लेवल पे एजुकेशन हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे मास एजुकेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एजुकेशन है ना बहुत छोटे से समाज के छोटे से है ना सेक्शन तक ही सीमित था। जैसे कि मोस्टली ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स थे उनको ही पढ़ना अलाउड था। ठीक है, अपर क्लासेस में सबको अलाउड नहीं था, लोअर को तो मना ही था, अपर क्लासेस में सबको नहीं था। कुछ क्षत्रिय भी पढ़ लेते थे, वो राजा जिनको ऑब्वियसली पढ़ने का शौक़ होगा ताकि वो अपने जनता को अच्छे से ना देखभाल कर सकें, दुश्मनों से लड़ सकें, तो इसके लिए उनको पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मण्स को ही कह दिया गया कि ये पढ़ने की जिम्मेदारी आप ही की है। ठीक, लोग जो थे, कॉमन लोग जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ है ना वही चीज़ें सीखते थे जिस चीज़ से उनका लाइवलीहुड जो है वो चल सके। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को घड़ा बना के ज़िंदगी गुजारना है तो वो पढ़ लिख के नहीं बनेंगे, बल्कि वो उसी चीज़ का कला है ना सीखेंगे। ठीक, क्योंकि उनको पता है कि आगे की ज़िंदगी वो यही करने वाले हैं। तो लोग जो थे उस टाइम पे उसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे अपने टाइम को, जो आगे चल के उनको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, उनकी ज़िंदगी जीने में। कई बार जो है कई सारे जो मंदिर हैं है ना उन्होंने अरेंजमेंट फिक्स किया पढ़ाई का। ठीक है, तो मंदिरों का भी रोल था पढ़ाई के लिए। उस टाइम पे जो स्टूडेंट था ना है ना, ऐसा नहीं कि टीचर्स आके पढ़ाते थे, बल्कि स्टूडेंट को अपने टीचर के घर जाना पड़ता था। कई केसेस में अपने टीचर के साथ रहना भी पड़ता था, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना। ठीक है, जब तक कि उनका एजुकेशन समझ लिया कि कंप्लीट ना हो जाए, या बीच में कोई फेस्टिवल है ना आए तो उन केसेस में वो घर जा सकते, वरना उनको अपने टीचर के साथ रहना पड़ता था। ठीक है, उनसे सीखने के लिए। जो स्टूडेंट्स होते थे ना
वो जो है जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो फीस पे करते थे या गिफ्ट दिया करते थे, जिसको दक्षिणा कहा जाता था। ठीक है, वो अपने एजुकेशन के कंप्लीशन होने की खुशी में वो टीचर्स को पार्टी या ये सब टाइप का, है ना, दक्षिणा जिसको कह दो एक तरह से, जो टीचर मांग ले, ठीक, ये वो दिया करते थे। लेकिन जो पुअर स्टूडेंट थे, जो गरीब थे, जो ये सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो क्या करते थे, टीचर्स को पर्सनल सर्विस देते थे, उनका कपड़ा धो देते थे, उनका कपड़ा क्या कहते हैं, घर साफ़ सफाई कर देते थे। इन सब चीज़ों टाइप का जो पर्सनल सर्विस है वो बच्चे दिया करते थे जो गरीब है, जो फीस नहीं दे सकते, गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। उस टाइम पे जो मेन सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते थे वो थे, है ना, वेदास, ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी, और फिलोसफी में जो भी इंक्लूड हो रहा है, जैसे साइंस हो गया, ठीक है, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब उस टाइम पे पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, जो 3 सबसे ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ थे वो थे नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुर। ये तीनों के तीनों कहाँ थे, बिहार में थे। ठीक है, और इनमें जो एजुकेशन होता था, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिखा रहे हैं, बल्कि एकदम सही तरीके से फॉर्मल एजुकेशन, मतलब सही सिलेबस के साथ समझ लीजिए कि वो पढ़ाए जाते, मतलब उन लोगों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, और इसमें जो पढ़ाई होती थी, हालांकि नालंदा जैसे कि एक मॉनेस्ट्री था, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाने में ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज़्म की किताब वहाँ पढ़ाई होती थी, बल्कि वहाँ पे सेकुलर सब्जेक्ट्स की ज़्यादा पढ़ाई होती थी। मतलब जो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सेंटर था वो किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं था। ठीक है, खासकर ये जो 3 हैं जो बिहार में थे उस टाइम पे, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा कश्मीर भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, एजुकेशन के हिसाब से। उस टाइम पे आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जो एंशिएंट इंडिया का सीरीज़ है उसमें, कि जो जितना भी संस्कृत टेक्स्ट हम लोगों को मिला है, खासकर हिंदुज़म में जितना भी, है ना, संस्कृत में लिखा हुआ जो पुराना एंशिएंट किताब सब है, धर्म ग्रंथ सब है। ठीक है, अगर बात करें कि टोटल कितना धर्म ग्रंथ मिला है एक्सकेवेशन में, उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कश्मीर से ही मिला है, कश्मीर वैली से ही मिला है। तो कश्मीर भी ऑब्वियसली एजुकेशन का एक बहुत बढ़िया सेंटर रहा होगा। कई सारे जो शिव भक्त से शिव जी को मानने वाले लोग थे, ठीक है ना, और अलग अलग समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट समझ लीजिए जहाँ सिखाया जाता था, वो इस पीरियड में बहुत फ्लरिश किए। ठीक है, कश्मीर में कई सारे इम्पोर्टेंट मठ्स जो हैं वो सेटअप किए गए साउथ इंडिया में। ठीक है, जैसे कि मदुराई और श्रृंगेरी में जो मठ्स इस्टेब्लिश किए गए हैं वो इसी टाइम पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल एजुकेशन को तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक कि फिलोसोफर्स जो हैं, जो ये, है ना, लर्निंग, ये जो चीज़ सीखे हैं, है ना, ये जब तक नहीं देश के अलग अलग, है ना, लर्निंग सेंटर्स पे जाएं और वहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करें, ये जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक इनको जो है फिलोसोफर नहीं कहा जा सकता। इस टाइम पे जो साइंस का ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है, वो क्या हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है इस टाइम पे, इस पीरियड में। ठीक है, सर्जरी तो खैर मना ही कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है सर्जरी करने में बॉडीज़ काटी जाएगी और बॉडीज़ का डाइसेक्ट काटना, ठीक है, वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो लो कास्ट के लोग हैं उन्हीं पे बनता है। ठीक है, यहाँ अब इसी चक्कर में हम लोग देखते हैं ये जो सर्जरी का काम है ना, ये अब प्रोफेशन बन गया बार्बर्स का, नाई का। वो जो है अब काटेगा पेट। ठीक है, अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो वो एक बार्बर करेगा, ऑब्वियसली अंडर द सुपरविजन ऑफ जो मेडिसिन का जानकारी लिया होगा। ठीक है, लेकिन स्किन को काटना अपर क्लास के लिए, मतलब मरे हुए लास्ट को काटना अपर क्लास के जो लोग थे उनको ये अलाउड नहीं था, लोअर क्लास के लिए था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो है शुरू में जो ग्रहों का ऊपर जो साइंस डेवलप हुआ, वो धीरे धीरे उनके पोजीशंस के बदल जाने के ऊपर क्या आपका फ्यूचर होगा, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसमें बदल गया। एस्ट्रोनॉमी जो कि एक साइंस है, अब वो एस्ट्रोलॉजी में बदल गया। ठीक है, कई सारे एडवांसमेंट जो हैं वो मैथमेटिक्स में भी हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, जो लीलावती है ना, जो भास्कर 2 ने लिखी है, ठीक है, वो इस टाइम का सबसे स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। ठीक है, और वो एक कई सालों तक, है ना, इसको स्टैंडर्ड बुक भी माना गया। ठीक है, वही ज़्यादा पढ़ाया गया। मेडिसिन के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, जैसे कि एग्जांपल है इलाज करना, मरकरी से क्या इलाज किया जा सकता है, इसका खोज, है ना, उन लोगों ने कर लिया। ठीक है,
कई सारे जो बुक्स हैं इस टाइम पे जो प्लांट स्पीशीज़ पे लिखे गए हैं ना, और अलग अलग टाइप के, ठीक है, कह सकते हैं कि एनिमल्स के, ह्यूमंस के इलाज में जो प्लांट्स का रोल है उसके ऊपर भी कई सारे बुक लिखी गई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस टाइम पे इंडियंस ने किसी भी तरीके का क्रॉस ब्रीडिंग नहीं सीखा है। कहने का मतलब क्रॉस ब्रीड करके दूसरे जगह के ना हॉर्स का प्रॉपर्टी हम लोग अपने मतलब अपने हॉर्स में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग होगा, ठीक है। अभी तक इसमें कोई भी इन मेथड उन लोगों को नहीं मिला, ठीक है, जो उस टाइम के जो इंडियंस थे उनको नहीं मिला। इस वजह से इंडिया जो है ना अपने घोड़े के सप्लाई के लिए मोस्टली डिपेंडेंट किस पे रहा? सेंट्रल एशिया, ठीक है, अरबिया और ईरान के ऊपर। ये सारा का सारा जो रीजन है इसमें ज़्यादातर रूल किनका है? अरब्स का है। तो बहुत दिक्कत हुआ। अगर मान लीजिए आप पानी के लिए अपने ही दुश्मन पे डिपेंड हो जाएं तो ऑब्वियसली मरने की चांस रहता है। ठीक वैसे ही इंडिया जो है उन सब चीज़ों पर डिपेंड रहा, ठीक है, जिन रीजन से इंडिया को घोड़े का सप्लाई हो रहा था। इस पीरियड में जो इंडियन साइंसेज का ठहराव आ गया है, डिक्लाइन आ गया है, उसके कई सारे कारण हैं। दो मेजर कारण ये है कि साइंस का ग्रोथ जो है उस टाइम पे हम लोग इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि सोसाइटी में कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में ग्रोथ हो रहा है तो मतलब साइंस का ग्रोथ हो रहा है। साइंस की ग्रोथ की वजह से ही सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। सोसाइटी जो है धीरे धीरे उस टाइम पे रिजिड होते जा रही है, लोगों को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रही है और कैरेक्टर वाइज वो नैरो हो गई है, ठीक है, जो सोसाइटी है उस टाइम पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन जो साइंसेज हैं उनका आदान प्रदान नहीं हो पाया, ठीक, क्योंकि वो घुल मिल ही नहीं रहे। दूसरा जो रीज़न है इंडियन साइंसेज के स्टेगनेशन का, वो है इंडियंस की टेंडेंसी, ठीक है, उस टाइम के जो इंडियंस थे वो अपने आप को आइसोलेट करते थे दूसरे, है ना, लोगों से, ठीक है। अल बिरूनी जो हैं उस टाइम पे ब्राह्मण्स के इंसुलर एटीट्यूड के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत घमंडी हैं, ठीक है, बेवकूफ़ हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा ही अपने से ना, अपने आप को समझ लीजिए कि अपने में डूबे रहने वाले हैं, ठीक, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं वो अल बिरूनी ने उस टाइम पे ब्राह्मण्स की जितनी बुराइयां हैं उसके बारे में लिखा। कहा कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये अपने नॉलेज को अपने ही, मान लीजिए कि किसी दूसरे अपने ही देश के या अपने ही कास्ट के किसी दूसरे लोगों से ये नॉलेज शेयर नहीं करते हैं, तो बाहरी लोगों से क्या ही शेयर करेंगे, ठीक है। इनके हिसाब से ब्राह्मण्स के मतलब अल बिरूनी का कहना है कि इनके हिसाब से जो है इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी बनाया नहीं गया है जिसको साइंस का इतना ज़्यादा नॉलेज हो। इस वजह से वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। अपने ही जब कास्ट के लोगों से शेयर नहीं कर रहे तो दूसरे कास्ट और उसके ऊपर दूसरे देश, सोचिए क्या ही वो किसी का सुनते, ठीक है। तो अल बिरूनी का ये शिकायत है कि इसी वजह से टाउन जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला गया, क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं रहा बल्कि छांटना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, वो है रिलीजियस मूवमेंट्स एंड बिलीफ्स, ठीक है। ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में हिंदुइज़्म का रिवाइवल हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब हिंदुइज़्म के जितने भी फॉलोअर्स को जैनिज़्म ने, बुद्धिज़्म ने कन्वर्ट करवा लिया था ना, तो यहाँ पे हिंदुइज़्म रिवाइव हो रहा है और हिंदुइज़्म मतलब जो है वो अपना जो कह सकते हैं कि फॉलोअर्स हैं वो बढ़ा रहा है, साथ में हिंदुइज़्म को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उसी को चैलेंज किया जा रहा है इनके द्वारा, ठीक है। चैलेंज कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली ये सही है। तो इस तरीके से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो मेन प्रिंसिपल्स है उस पर सवाल उठाया जा रहा है, ठीक है। और कई केसेस में मॉन्क्स को प्रोसिक्यूट भी किया गया है, मतलब मारा पीटा भी गया है, साथ में उनका जो टेम्पल है वो छीन लिया गया है। जैसे कि पुरी का जो टेम्पल है वो एक टाइम पे बुद्धिस्ट टेम्पल था, ठीक है। वैसे ही कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो टेम्पल है वो एक टाइम पे जैन टेम्पल था, ठीक है। तो मतलब एक तो उनको मारा जा रहा है और उनके जो वर्शिप की जगह है उसको ले लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, ये किसी तरीके का सिस्टमेटिक पॉलिसी के तहत नहीं हो रहा है, लोगों का नॉर्मल आक्रोश है, ठीक है। लोग अपने हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ना कि जो रूलर्स हैं उनके द्वारा एक अलग ड्राइव चला दिया गया है इन सबको जो है कह सकते हैं कि साफ़ कर दिया जाए। इनका सारा जो है मॉनेस्ट्री या केव्स में जो भी है वो सारी चीज़ को लेकर के हिंदुआइज कर दिया जाए, सब जगह मूर्ति रख दिया जाए, ठीक है।
लेकिन ये सारी चीज़ जो कर रहे हैं ना किसी सिस्टमेटिक पॉलिसी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को टर्किश जो सुल्तान्स इंडिया पे अटैक किए उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल महमूद गजनी, ठीक है, ये बताता है कि महमूद गजनी जो है यहाँ पे जो अटैक किया वो पूरा का पूरा पॉलिसी के साथ किया कि हम सिर्फ और सिर्फ इस धर्म के चीज़ों को ही तोड़ेंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, बुद्धा जो थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल फिलोसफी को ना वो बताते थे। इसमें कोई प्रीस्टहुड नहीं था कि आपको किसी पुजारी की बात नहीं सुननी है, ठीक है, ना ही आपको किसी है ना भगवान के पीछे लगे रहना है, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल को बताया कि अच्छे तरीके से मतलब जीवन का व्यतीत करें, अच्छा खाना, अच्छा ज्ञान, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अज्ञानी होकर मरना बकवास है, ये सब टाइप का वो जो प्रैक्टिकल फिलोसफी है वो दिया करते थे। लेकिन जैसे ही महायाना स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धा के अंदर जो एक है ना कैटेगरी है, एक ग्रुप है इसको मानने वाले जो लोग हैं, है ना, इसके डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ कि बुद्धा को एज अ गॉड वर्शिप करने लगे लोग, ठीक, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एज ए गॉड वर्शिप करने लगे, ठीक है। कई सारे फॉलोअर्स तो ये भी मानते थे कि ना ये जो मंत्र हैं, इन मंत्र को हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, ठीक है। तो मंत्र को या किसी अलग अलग पोजीशन में बैठ के मंत्र का जाप करना, उसकी वजह से जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे वो ये भी यकीन करते थे कि हम अलग अलग मंत्र और पोस्चर में बैठ के मंत्र पढ़ेंगे तो हमें सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगा, जैसे कि उड़ने की क्षमता, ठीक है, गायब होने की क्षमता, दीवार के आर पार सुनने की क्षमता, दीवार के आर पार देखने की क्षमता, ये सब टाइप का सुपर नेचुरल पावर्स भी आ जाएगा। बहुत सारे फॉलोअर्स ये मानते थे और कई कई साल मंत्र का जाप एक पोजीशन पे बैठ बैठ के करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बहुत सारे जो हिंदू योगीज थे उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, इस प्रैक्टिस को, ठीक है, जैसे कि गोरखनाथ के जो फॉलोअर्स हैं उनको नाथ पंथ जो कहलाता है, ठीक है, नाथ पंथी, ठीक है, कहलाते हैं। वो जो है नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक। उनमें से बहुत सारे जो कह सकते हैं कि लोग थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये जो कह सकते हैं कि नाथपंथी का ग्रुप था ना, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानता था, ठीक है, और ब्राह्मण्स के द्वारा जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे थे उसको भी ये नहीं मानता था, ठीक है। तो ये लोग जो जिस तरीके का धर्म प्रीच कर रहे थे उसको तांत्रिसिज्म कहते हैं, है ना, और ये लोग तंत्र जो जितना अलग अलग टाइप का तंत्र है ना उसको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब तंत्र को सीखने का जो है वो सबके लिए ओपन था, ओपन टू ऑल, चाहे वो कुछ भी हो, कोई कास्ट हो, नाम उसे कोई लेना देना नहीं, सब ये तांत्रिसिज्म विद्या को सीख सकते थे, ठीक। बुद्धिज्म जो है धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया में पूरा का पूरा घिर के रह जाता है, बाहर नहीं फैल सकता, सिकुड़ते इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में बचा रह जाता है, और जो बचा हुआ है वो इस तरीके का कैरेक्टर अपने अंदर ले आता है, ऐसा ऐसा रिचुअल्स ले आता है कि कंफ्यूज हो जाएगा आदमी ये बांटने में क्यों, ठीक है, कि बुद्धिज़्म का बात है या फिर हिंदुइज्म का बात है। तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म के बीच में कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो, मतलब इस टाइम पे हो गया है, ठीक है। गुजरात के जो चालुक्य रूलर्स थे, ठीक है, वो जैनिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है, तो उन्हीं के टाइम पे बहुत सारे, ठीक है, जो जैन टेम्पल्स हैं वो बनाए गए, जैन महावीर जैन की मूर्तियां बनाई गई, बहुत सारे जो सेंट्स गुजरे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, माउंट आबू पे जो दिलवारा टेम्पल है वो बनाया गया है, ठीक है, जैनिज्म के प्रभाव की वजह से, ठीक है। जो परमर रूलर्स हैं मालवा के, ठीक है, जो मालवा के परमल रूलर्स हैं परमर, वो जो हैं बहुत बड़े बड़े जैन के जो साधु संत हैं ना उनका इमेजेस बना रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, यहाँ तक कि महावीर का भी बड़ा बड़ा इमेज बना करके उनको एज अ गॉड पूज रहे हैं। कर्नाटक के जो गंगा रूलर्स थे वो जो है जैनिज्म के पैट्रॉन्स थे, और कई सारे जो है ना टेम्पल्स थे जैन के जिनको बसादीज कहे, जो पिलर्स थे जिनको महास्तंभ कहे, इनको अलग अलग पार्ट्स में
कह सकते हैं कि डाल दिया गया, सेट कर दिया गया। जितने भी टेम्पल्स बनाए गए वो अलग अलग उनके किंगडम के, गंगा किंगडम के अलग अलग जगह पे नए नए टेम्पल्स बनाए गए। अलग अलग टाइप का जो है जैन इंस्क्रिप्शंस को कैरी करने वाला पिलर्स को लगा दिया गया। जैसे कि है ना, जो श्रवण बेलगोला का इमेज हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, कितना बड़ा इमेज था, ठीक है। वो जो है गंगा रूलर्स के द्वारा ही कर्नाटक के रीजन में बनाया गया। जो जैन डॉक्ट्राइन थे 4 गिफ्ट का, एक था लर्निंग था, दूसरा फूड, तीसरा मेडिसिन एंड शेल्टर। ये जो है, ये जो 4 गिफ्ट था जैनिज्म के अंदर, ये 4 जो है उस गिफ्ट्स की वजह से वो पॉपुलर हुआ था इतना। लेकिन क्योंकि ये जैनिज्म जो है धीरे धीरे अपने रूल्स को रिजिड करता चला गया, तो रिजिडिटी के कारण और रॉयल पेट्रोनेज, कोई भी राजा इसका अब जो है पेट्रोन नहीं बचा, इस वजह से जैनिज्म जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला गया। हिंदुइज्म जब एक्सपेंड करने लगा तो इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो शिव भगवान है और विष्णु भगवान है वो चीफ गॉड बन जाते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े जो भव्य मंदिर बनाए गए हैं तो वो इन्हीं सब भगवान, मतलब शिव जी और विष्णु जी के ही जो सुप्रीमेसी है उसको दर्शाता है। बड़ा बड़ा भव्य मंदिर बना दिया गया जिसमें या तो कह सकते हैं कि विष्णु जी या शिव जी विराजे हुए हैं, तो इनका सुप्रीमेसी दिखाने के लिए बड़े बड़े जो महल हैं उनको बनाया गया। कई सारे जो लोकल गॉड्स और गॉडेसेस थे ट्राइबल्स के, ठीक है, ट्राइब्स जिनको पूजा करते थे लोकल गॉड्स और गॉडेसेस को, ठीक है, उनको भी जो है जब हिंदुआइज हो गए लोग, मतलब जो ट्राइबल्स थे, तो इनके जो लोकल गॉड्स थे उनको मेन जो राजा सब थे उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। जैसे कि तारा जो है बुद्ध की कंसर्ट थी, दुर्गा शिव जी की कंसर्ट थी, इसी टाइप से काली कंसर्ट थी। ये सब जो है चीफ ऑब्जेक्ट हो गया वर्शिप का, नंबर नहीं ना, ये सारा पॉइंट्स जो है वह पूजा करने का जो है चीफ ऑब्जेक्ट्स बना। तो क्योंकि हिंदुइज्म धीरे धीरे रिवाइव करता जा रहा है, तो और हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? ब्राह्मण्स को। तो हिंदुइज्म के रिवाइवल की वजह से उनका जो पावर है और उनका जो एरोगेंस है ब्राह्मण्स का, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से कई सारे पॉपुलर मूवमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि इन ह्यूमन, है ना, कह सकते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जैसे कि इक्वलिटी और फ्रीडम, ठीक है, उसके लिए ये सारा मूवमेंट होते हुए हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग नॉर्थ में देखे थे कि वहाँ पे तांत्रिसिज्म था और वो सभी तरह के लोगों के लिए ओपन था। ठीक वैसा ही ऑलमोस्ट कह लीजिए कि यहाँ भी साउथ इंडिया में भी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इनको इस भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन हैं? नैनर्स हैं, ठीक है, जो कि शिव जी के पुजारी हैं, और अलवर्स हैं जो कि विष्णु जी के पुजारी हैं। इनका मानना ये था कि जो रिलीजन है ना, वो एक्चुअली में जो वर्शिपर है, पूजने वाला और जो गॉड है, उसके बीच का एक बॉन्ड है, ठीक है। लोगों का ये मानना था इस टाइम पे। तो ये जो सेंट्स थे ना, ये जो साधु लोग थे, वो तमिल और तेलुगु बोला करते थे, लिखा करते थे। और तमिल और तेलुगु किस चीज़ का लैंग्वेज था? तो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन का। तो इस वजह से हर कोई इसको समझ सकता था, ठीक है। कई सारे सेंट्स जो हैं लव और डिवोशन के मैसेज लेकर के प्लेस टू प्लेस भौंके हैं ना, घूमे हैं। उसमें से एक विमेन भी है जिसका नाम अंडाल है, ठीक है। अंडाल जो है वो भी जगह जगह घूमी है और जैनिज्म का मैसेज लेकर के गई है, लव एंड डिवोशन का। बहुत सारे जो सेंट्स थे, है ना, वो इन जो कास्ट में इनइक्वलिटीज़ है उसको डिसरिगार्ड करते थे, उसकी निंदा करते थे। हालांकि सीधा का सीधा अपोज नहीं करते थे जितने भी सेंट्स थे। भक्ति का जो पाथ था ना, वो ओपन था, सभी के लिए ओपन था, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, किसी भी टाइप का रिलीजन हो। भक्ति का जो कह सकते हैं कि रास्ता था, उसमें सब के सब आज़ाद थे इन सब चीज़ों से। तो इस वजह से भक्ति मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के ही कह सकते हैं कि फॉलोअर्स को नहीं बढ़ाया, बल्कि, है ना, जो हिंदुस्तान के जो हिंदुइज्म के जो पुराने फॉलोअर्स थे जो कि छोड़ दिए थे मानना, और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अपना लिए थे,
उन सब को वापस लाया भक्ति मूवमेंट, और यहाँ तक कि नए नए एडहेरेंट्स जो थे, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के मानने वाले जो ट्राइबल्स थे, उनको भी हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट ने जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ में तांत्रिसिज्म, ठीक है, और साउथ में भक्ति। अब एक और पढ़ते हैं कि एक और मूवमेंट हुआ 12th सेंचुरी में, जिसको लिंगायत या वीर शैव मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका जो फाउंडर था वो बसव था, और उसका जो नेफ्यू था छन्न बासवा। ठीक है, ये दोनों के द्वारा ये जो वीर शैव मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये दोनों कहाँ रहते थे? कर्नाटका का जो कलचुरी किंग्स है उसके दरबार में रहा करते थे, और ये शिव जी को, है ना, पूजा करते थे, वर्शिप किया करते थे। तो ये जो थे वीर शैव मूवमेंट के लोग, जो सेंट्स थे, वो कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे, और जो फास्ट होता था, है ना, उपवास हुआ करता था, उसको मना करते थे, भोज को मना करते थे, तीर्थ यात्राओं को मना करते थे, सेक्रीफाइस जो यज्ञ होना है उन सब को मना करते थे। ये चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, ये बल्कि विडो रीमैरिज को अलाउ करने के लिए लड़ते थे। मतलब अब हम लोग देख रहे हैं ये जो 3 मूवमेंट हुआ है, ये तीनों जो है ओपन है सभी के लिए, सब आ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदुइज्म में पहले रोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ लोग आएंगे और इस बेसिस पे आएंगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जबकि हम लोग बुद्धिज्म में देखते हैं कि बुद्धिज्म सबके लिए ओपन था, जैनिज्म सबके लिए ओपन था। तो इस वजह से हिंदुइज्म जो है धीरे धीरे कम होता चला गया था, बुद्धिज्म बढ़ता चला गया था। अब वापस ये देख रहे हैं इन सारे मूवमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म हो रहा है, वो सारे एडहेरेंट्स जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो इसमें जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, ये वाला जो है जो लिंगायत मूवमेंट में हो रहा है, ठीक है, इसके जो फाउंडर्स हैं और जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, उनका तो खुलेआम ओपोजिशन है कास्ट सिस्टम को लेकर के। ठीक है, तो इस वजह से हिंदुइज्म को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो था, जो थ्रेट था बुद्धिज्म और जैनिज्म को, वो था इंटेलेक्चुअल चैलेंज, जो कि शंकर के द्वारा 9th सेंचुरी में, है ना, उनको दिया गया था। ठीक है, जिन्होंने हिंदू फिलोसफी को रिफॉर्मुलेट किया था। ये जो थे शंकर जो थे, ये 9th सेंचुरी में केरला में पैदा हुए थे, और जो जैन्स थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनका प्रोसिक्यूशन हुआ, काफ़ी, है ना, परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। इसलिए ये नॉर्थ इंडिया में डिबेट में, है ना, अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को, जैनिज्म और बुद्धिज्म के ओपोनेंट्स को हरा दिए, और जिसकी वजह से जब ये वापस आए तो जो मदुराई के जो किंग थे, उन्होंने इनका, ना, कह सकते हैं खुले बाहों से स्वागत किया, वार्म वेलकम किया, और उनके दरबार में जितने भी जैन्स थे उनको बैनिश कर दिया, उनको बैन लगा दिया, आप नहीं आ सकते आप। मतलब सोचिए कितना खुश हुआ होगा वो कि इनकी जीत पे जैनिज्म के जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उसके कोर्ट में, उसने क्या कर दिया, उन सबको हटा दिया। शंकर की जो फिलोसफी थी वो अद्वैतवाद कहलाती है, जिसको हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डुअलिज्म भी कहते हैं। डुअलिज्म में क्या होता था कि भक्त को अलग माना जाता था, भगवान को अलग माना जाता था, जबकि यहाँ अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद है, या कह लीजिए नॉन डुअलिज्म का जो डॉक्ट्राइन है जो शंकर ने दिया, उसके हिसाब से ये था कि गॉड और जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, जो बनाया हुआ वर्ल्ड है, वो एक ही है। ठीक है, मोक्ष अगर आपको चाहिए तो गॉड की तरफ आप भक्ति तो करें, भक्त तो बने उसके, लेकिन साथ में ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डिवोशन टू गॉड तो ज़रूरी है मोक्ष के लिए, लेकिन ये नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि जो भगवान है और जो उनके द्वारा बनाए गए जीव हैं ना, वो सारे के सारे एक ही हैं। ठीक है, यही फिलोसफी जो है वेदांता में भी है, आपको पता है कि ये फिलोसफी वेदांता का है। ठीक है, तो वेदांता का ही फिलोसफी जो है शंकर की फिलोसफी थी, एक अलग नाम दिया गया अद्वैतवाद। ठीक है, तो शंकर की जो फिलोसफी है ना, उसमें ज्ञान की बात है कि ज्ञान होना चाहिए आपको कि भाई भगवान जो हैं और जो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं सब एक हैं। दैट मीन्स कि शंकर ने वेदास को ना ट्रू नॉलेज का फाउंटेन हेड माना था। उन्होंने जो है भक्ति के पाथ को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना था कि एक भक्ति, मतलब कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर एक भक्ति भाव है तो उससे पहले आपके हार्ट में ये ज्ञान, आपके, है ना, दिल में ज्ञान होना चाहिए कि भगवान जो है, ईश्वर जो है और जो हम लोग हैं सबके सब एक ही हैं। ये ज्ञान है, उसके बाद आप भक्ति दिखाइए, आपको सल्वेशन मिल जाएगा।
ये शंकर की फिलॉसफी थी। 11th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोगों ने 9th सेंचुरी का देखा। 11th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि रामानुज नाम के एक सेंट हैं, है ना, वो कोशिश करते हैं कि भक्ति को, है ना, वेदास के ट्रेडिशन में मिक्स कर दिया जाए। वो कहते हैं कि जो भगवान की आराधना है, ग्रेस ऑफ गॉड है ना, उनकी जितनी भी तारीफ हम लोग करते हैं, प्रेयर्स करते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज से। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है नॉलेज से। सल्वेशन की प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ ज्ञान होना नहीं बल्कि उनकी आराधना करना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट आराधना करना ज्ञान होने से ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये रामानुज कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिला? आराधना करनी ज़रूरी है, पूजा करनी ज़रूरी है, प्रेयर करनी ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज से ज़्यादा प्रेयर, आराधना ज़रूरी है। तो ये कोशिश क्या कर रहे हैं, एकदम नकार नहीं रहे हैं कि नॉलेज होना नहीं चाहिए, नहीं, दोनों, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है रामानुज जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जो, है ना, पॉपुलर मूवमेंट है भक्ति का, उसका, और जो अपर कास्ट का मूवमेंट है जो वेदास के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज, है ना, बिल्ड करने की ये कोशिश करते हुए हमको दिखे। ठीक है, रामानुजा के ही लाइन पे, है ना, उसी लाइन पे फॉलो करते हुए फिलोसफी को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे पॉपुलर स्कॉलर्स हुए या सेंट्स हुए, जैसे कि माधवाचार्य हुए, रामानंद हुए या वल्लभाचार्य हुए। ये सब रामानुज के ही फिलोसफी को आगे बढ़ाया कि भगवान की भक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज से। ठीक है, अब इन सभी कारणों से क्या हुआ कि भक्ति जो है हिंदू सोसाइटी के सभी सेक्शंस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। 16th सेंचुरी के शुरुआत तक आते आते सब के सब अब भक्ति में विश्वास करने लगे कि भगवान से, है ना, अगर हम उनके भक्त बन जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो हमें मोक्ष मिल सकता है। ठीक, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और बस जिस चीज़ की भी तैयारी करें मन लगा के तैयारी कीजिए। तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।